सॉरी, वो थोड़ी ट्रैफिक की वजह से थोड़ा सा लेट हो गया। बेसिकली आज का जो हमारा सेशन है वो कोई एज सच गिला शिकवों का नहीं है, बस थोड़ी चीज़ें क्लियर करने का है। अभी रिसेंटली जो सी हैं जितनी भी EFS रिजीम में चेंजेस आ रही हैं, वो जितनी आप लोगों के लिए मुश्किलात पैदा कर रही हैं उतनी ही कलेक्ट्रेट के लिए भी हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो रूल्स से हट के हम कर ही नहीं सकते, उसमें चेंजेस कर ही नहीं सकते। हम सिर्फ आप सब लोगों को थोड़ा थोड़ा, जैसे कहते हैं ना, वक्तन फ़वक्तन गाइड कर सकते हैं कि आपने इस रूल को इस तरह से इम्प्लीमेंट करना है। अभी यूटिलाइजेशन पीरियड के हवाले से जो कट डाउन हुआ है, मैं एज़ रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम कलेक्ट्रेट समझ सकती हूँ कि ये मसाइल आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन मैं आप लोगों को ये भी बताने आई हूँ कि जो मसाइल आपको हैं उससे दुगने कलेक्ट्रेट के लिए भी हैं। उसकी रीज़न्स ये हैं कि देखिए, कलेक्ट्रेट बेशक हमारी कंपैरेटिवली बाकी पाकिस्तान से छोटी है, लेकिन हमारे EFS यूज़र्स पूरे पाकिस्तान से ज़्यादा हैं। अब बोर्ड ने जो यूटिलाइजेशन पीरियड हमारा कम किया, मतलब 5 साल 4 साल 3 साल से जो कैटेगरी वाइज था, उससे डायरेक्टली 9 मंथ्स तक लेके आए हैं, तो वो जितना ड्रास्टिक चेंज आपके लिए एडवर्स इम्पैक्ट क्रिएट कर रहा है उतना ही हमारे लिए भी है, क्योंकि अब लास्ट मार्च से लेके अभी जनवरी तक जो फर्स्ट बैच ऑफ एक्सपायरी डेट्स हैं वो सामने आना शुरू हो गई हैं। हमारे पास करंटली जो सी हैं वो तकरीबन 21 एप्लीकेशंस जो सी हैं वो रिसीव हुई हैं, जिसमें एक्सटेंशन रिक्वेस्ट की गई है। उन 21 में हमने जिसे कहते हैं कि टेस्ट एंड ट्रायल के तौर पे बोर्ड को रिकमेंडेशंस कुछ केसेस की भेजी, 2-3 करके हम भेज रहे थे, ताकि हमें कमेटी का स्टाइल पता चले। जो बोर्ड ने कमेटी तश्कील की है, उनकी अंडरस्टैंडिंग और हमारी अंडरस्टैंडिंग और आपकी प्रैक्टिकल बिजनेस जो सी एक्टिविटीज़ हैं उसमें थोड़ा सा फ़र्क है। वो फ़र्क इस तरह से है कि वो चूँकि रूल्स कहते हैं कि ओनली एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसिस में रेफ़र होगी जो एक्सटेंशन है, वो ये नहीं समझ पा रहे कि एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसिस या बिजनेसेस को काम करने में, इंपोर्ट आने में वक्त कभी ऊंच नीच हो जाती है, तो उसको थोड़ा सा लाइट लेना चाहिए, थोड़ा रिलैक्स रखना चाहिए, फैसिलिटेट करना चाहिए। उनके सवालात में जो बहुत ज़्यादा हमारे पास बार बार एक क्वेश्चंस आए, वो हमसे क्लैरिफिकेशन बार बार बोर्ड मांगता रहा, वो इस बात की मांगता रहा कि आप कह रहे हैं कि प्रोफाइल बहुत अच्छी है यूनिट की, सो एंड सो जो भी हैं, अगर प्रोफाइल अच्छी है तो उनकी इन्वेंट्री मैनेजमेंट वीक लग रही है हमें, क्योंकि उन्होंने फ़र्स्ट इन फ़र्स्ट आउट को मटेरियलाइज नहीं किया। फिर उनका कहना ये था कि अगर तो उनकी प्रोफाइल भी अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, तो रीज़न अच्छी दें हमें कि ट्रूली एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसिस हों। अगर उनकी टर्म पे चला जाए तो एक्सेप्शनल भी 3-4 चीज़ें होती हैं कि या तो नेचुरल कैलेमिटी हो गई, फ्लड्स आ गए, या जो उनसा है कोई वार छिड़ गई, इसके अलावा तो फिर एक्सेप्शनल कोई नहीं रहती। या फिर किसी का अगर लेट सपोज ऑर्डर कैंसिल हुआ है तो उस ऑर्डर कैंसिल की बहुत सॉलिड रीजंस आपके सपोर्टिव जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं ना, उससे हमें आप इस्टेब्लिश कर पाएँ। अब पहले 2 केसेस में कुछ एनॉमलीज हमने ख़ुद भी ऑब्ज़र्व की जब हम स्टॉक वेरिफिकेशन के लिए गए। अब जिस यूनिट पे हम स्टॉक वेरिफिकेशन के लिए जा रहे हैं वो एक नई कहानी हमारे लिए पैदा करती है। मैं जनरलाइज्ड आपको इसलिए ओवरव्यू बता रही हूँ सबको कि वो हम किसी के साथ भी, कि कोई बड़ा यूनिट है कोई छोटा यूनिट है, उसके साथ पिक एंड चूज़ नहीं कर रहे, ये मेरी पॉलिसी नहीं हो सकती। मैं लास्ट 2 ईयर से इस कलेक्ट्रेट में हूँ और मैं सियालकोट रीजन से भी हूँ, तो मेरी जिसे कहते हैं ना कि एक उनसियत ज़्यादा है, लेकिन उनसियत ज़्यादा होने के साथ साथ मेरे पे ज़िम्मेदारी भी उतनी ही ज़्यादा है कि अगर मैं कोई चीज़ रिकमेंड करती हूँ तो रिकमेंड करने की रीजंस प्रॉपर होनी चाहिए। अब हमारे पास हम एक बहुत बड़े यूनिट पे विज़िट करने गए तो उधर उनके GDs जो सी हैं वो स्टैकिंग प्रॉपर नहीं थी। अब किसी एक यूनिट की 1 GD की, 2 की, 3 की, 4 की तो समझ आती है, आपकी टोटल कुल्लुहुम जितना भी स्टॉक है, किसी एक चीज़ की भी आपकी अगर स्टैकिंग नहीं है, उसके
आपको ही पता नहीं है कि आपका कौन सी GD जिसकी आपने हमें अप्लाई किया है एक्सटेंशन के लिए, वो माल कहाँ पड़ा हुआ है, तो मेरे लिए तो वो अनअकाउंट फॉर हो गया ना। मेरी टीम भी उसको नहीं समझ पाएगी। वो आके हमें क्या कहती है कि भाई आप, हम तो नहीं समझ पाए, वो भी नहीं बता पाए हमें, तो मैडम सिचुएशन ये है। अब मेरे पास दो चीज़ें बचती हैं फिर। अगर ट्रेसेबिलिटी नहीं है, स्टैकिंग प्रॉपर नहीं है, तो रूल की वायलेशन है, कैटेगोरिक रूल की वायलेशन है, मैं उसको प्रोसीजरल वायलेशन में ले जाऊँ। लेकिन अगर यूनिट ओनर को क्लैरिफिकेशन का मौका देते हुए भी 1 बार 2 बार 3 बार वो खुद ही नहीं जानता कि मेरा माल कहाँ पड़ा हुआ है या प्रेमिसेस में है नहीं है, वो तो फिर हमें पूरा ऑडिट खोलना पड़ेगा ना, बजाय कि हम 2 या 3 GDs के लिए जाएं, हम पूरी की पूरी बैलेंस GDs के लिए देखने बैठ जाएं कि इनका कितना सामान टोटल है, कोई मिसिंग है नहीं है। उस हिसाब से फिर हम उसको अनअकाउंट फॉर में करेंगे तो वो ग्रेव वायलेशन है। अब ये 2 वायलेशन जब हो जाती हैं तो फिर रेगुलेटरी कलेक्टर पे इनकम लाजिम हो जाता है कि पीनल एक्शन लेना। ठीक है, कलेक्टर साहबा ने हम जो कि रिसेंटली ज्वाइन की है, उन्होंने पहले तो ये चीज़ें समझी कि ऐसा क्या सिर्फ हमारे कलेक्ट्रेट के साथ हो रहा है, ये नॉर्मल प्रैक्टिस है। फिर जो हेयरिंग के लिए मैडम के पास आए हैं, रिप्रेजेंटेशन दी है, उनका ये एक आम प्ली थी कि हमें पता ही नहीं था कि हमने स्टैकिंग करवानी है, हमें पता ही नहीं था कि वेंडरिंग के पास भी जाना होता है और अप्रूवल कलेक्टर से लेना है। तो मैडम कलेक्टर की फिर ये डायरेक्शन थी कि अवेयरनेस सेशंस ऑर्गेनाइज़ करवाएं ताकि एटलीस्ट लोगों को पता चले कि वेंडरिंग आपने खुद ही कोई भी सामान इंपोर्ट का ला के अपने प्रेमिसेस से बाहर नहीं ले जाना, आपने अप्रूवल करवाना है, सिर्फ इन्फॉर्म नहीं करना, कलेक्टर को बताना है आपने कि ये मैं इतना सामान इस GD के अगेंस्ट मैक्सिमम 90 डेज़ के लिए अलाउड है, ये फलां वेंडर से जमा करवाऊंगा और ये वेंडर आपके साथ रजिस्टर्ड है। इवन आप वेंडर्स भी चेंज नहीं कर सकते विदाउट कलेक्टर्स अप्रूवल। स्नैप चेकिंग का हमारे पास एक है लीगल राइट है, लेकिन वो साथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी उतनी ही हैं। अब ऐसा नहीं है कि मैं अगर अपनी टीम को बेचती हूँ या मैं खुद जाती हूँ एंड देन कुल्लहुम कोई चीज़ कोई सामान उधर नहीं है, मेरे पास वेंडर इंटीमेशन नहीं आई किसी किस्म की, और वो सामान फिर मेरे हिसाब से तो अनअकाउंट फॉर हो जाएगा, तो मैं उस पर फिर क्या मतलब आपकी किस बात को सुनूंगी, किस तौजीह को मैं मानूंगी, तो हाथ बन जाते हैं हमारे। अब हमारी चीज़ा चीज़ों में से जो अभी बार बार इश्यूज़ आ रहे हैं वो इसी के हैं कि वेंडरिंग आप लोग सब करवा रहे हैं, आउटसोर्स करवा रहे हैं, लेकिन किसी ने भी अप्रूवल कलेक्टर से नहीं ली। वो अप्रूवल रिक्वायर्ड है, मैंडेटरी है। आपने वेंडर जो रजिस्टर करवाने हैं कलेक्ट्रेट के साथ, वो आप चेंज नहीं कर सकते कि आज मैंने इससे करवाया कल मैं दूसरे से करवा लूँगा। जो 4-5 आप लोगों ने वेंडर्स रजिस्टर करवाने हैं वो कलेक्टर से अगर चेंज भी कराने हैं तो एप्लीकेशन एंड अप्रूवल कलेक्टर से होगा। इसके अलावा स्टैकिंग अपनी GDs की GD वाइज करवाइए। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का जो जितना भी आपका माल है इंपोर्टेड, उसकी GD वाइज इन्वेंट्रीज मैनेज कीजिए। उससे आसानी आप लोगों के लिए भी होगी, आसानी कलेक्ट्रेट के लिए भी होगी, ताकि आपको किसी भी वक्त कोई भी स्नैप चेकिंग्स के लिए जाता है तो परेशानी ना आपको हो ना हमें हो। क्योंकि अगर मैं एज ACDC अभी मैं रिसेंटली कल एक यूनिट पे गई हूँ और उनका सामान मौजूद था लेकिन उनको खुद नहीं पता था कि GD के अगेंस्ट क्या है। फिर उन्होंने एक और नई बात मुझे कही कि मैडम अब आपसे अप्रूवल करवाना है इस चीज़ का, आप बताएं कि हमारे पास पिछले 1.5 साल से एक यूनिट है कि और जगह पे हमने रजिस्ट्रेशन करवा ली है, रेंट पे लिया हुआ है, एंडोर्स नहीं करवाया, कलेक्टर का अप्रूवल नहीं लिया, तो अब हम क्या करें, हमारा आधा माल तो उधर पड़ा हुआ है। अब मैं थोड़ी कश्मकश में इस चीज़ पे थी कि एज DC वो चीज़ जो मेरी रेगुलेटरी कलेक्टर के पास रजिस्टर्ड नहीं है, देखिए अब DC खुद जाए AC खुद जाए तो वो फिर केस करके वापस आए ना, ऐसे आता तो मुनासिब ही नहीं लगता। और मैं आप सब लोगों में से किसी के भी यूनिट पे जाके केस करके आऊँ तो ये मुझे मुनासिब नहीं लगेगा कि माल मौजूद है लेकिन आप बता नहीं पा रहे, या आपने कोई भी और जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी एक और ऐड ऑन की हुई है, ख़ुद से की हुई है, कलेक्ट्रेट को नहीं बताया हुआ, तो वो मेरे लिए तो अनऑथराइज्ड रहेगी। ये कुछ चीज़ें हैं जिनका आपको 1 बाय 1 ख्याल रखना ही रखना है। मतलब कलेक्ट्रेट जो सी है वो थोड़ा
बताइए। नहीं, मैं जनरलाइज इसलिए करी हूँ, वैसे तो हमने रूल वाइज वन बाय वन सब लोगों का एक नया क्वेश्चन कर देते हैं। आपको पता है EFS का जो है आपका बड़ा टाइम रिस्ट्रेन पीरियड है। आप इसमें न्यू वेंडर अप्रूवल प्रोसेस टाइम में क्या बेहतरी कर सकती हैं या नहीं? अगर कोई देखें, किसी को भी इस तरह के हालात हो सकते हैं कि उसको नई जगह कोई रेंट करनी पड़े और वहाँ पे भी काम शुरू करना पड़े, इट डिपेंड्स ऑन। तो इसका प्रोसेस टाइम क्या है और आप इसमें क्या फैसिलिटेट कर सकती हैं? सर, इसमें हम ये कर सकते हैं कि आपने जब कोई भी चीज़, जाहिर सी बात है, कोई चीज़ रेंट आउट की है या खरीदी भी है, उसको कॉन्ट्रैक्ट नया वेंडर भी एक जो रजिस्टर्ड नहीं है लेकिन आपके पास काम आता है या पुराने वेंडर से कोई इशू हो जाता है, तो आपके पास अब जो दूसरी टाइम रिस्ट्रिक्शंस हैं उसको देखते हुए नया वेंडर के पास कोई बिजनेस लेके जाता है कोई भी, तो आप उस नए वेंडर को कितनी जल्दी उस एप्लीकेशन को प्रोसेस करके अप्रूव करेंगी? क्योंकि आपके पास एक विंडो है। अगर आपका महीना या 2 महीने एक नया वेंडर को या एक नई कह लें कि जगह जो रेंटेड है या नई फैक्ट्री को करने में लग जाता है, तो उसके अंदर तो एक्सपोर्ट्स और मैन्युफैक्चरिंग हर चीज़ डिस्टर्ब हो जाएगी। और कई दफ़ा ऐसा होता है कि आपको बिल्कुल मिडल ऑफ द प्रोडक्शन, हम लोग इसी मतलब मेरा भी 26 साल हो गया फादर के साथ एक्सपीरियंस है कि मिडल ऑफ द प्रोडक्शन ऐसे इश्यूज आ जाते हैं कि आपको वेंडर चेंज करने पड़ते हैं आपके वट एवर द रीजंस आर। तो उसके अंदर EFS वाले इश्यूज में तो बहुत ज़्यादा इशू बन सकता है। वहाँ पे आप क्या हेल्प कर सकती हैं? सर देखिए, मैं हेल्प इतने ज़ुबान बिना कलेक्टर से पूछे दे सकती हूँ कि अभी तक जिस तरह कोई भी हमें बता ही नहीं रहा और कारोबार सब रहे हैं, तो कम से कम अगर आपका कोई इशू मिड वे आता है, आप लोग हमें पूरी उसकी रजिस्ट्रेशन वेंडर की उसकी डिटेल्स हमें सबमिट करवा दें विद एप्लीकेशन। हम आप पे कोई पीनल एक्शन, कोई स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लेंगे। उसके अंदर आप, हाँ थैंक यू, उसके अंदर आप ज़रा एक लोगों को ये भी बता दें कि आपको उस वेंडर की रजिस्ट्रेशन के लिए क्या रिक्वायर्ड है? वेंडर जो उनसे वो सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन उसकी होनी चाहिए, उसमें उधर वेंडर्स पे मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी होनी चाहिए। यानी आपकी जो सेल टैक्स रजिस्ट्रेशन है उसमें मैन्युफैक्चरर के उस आपका जो आता है ना कॉलम, उसमें वो ऐड होना चाहिए, आपका एज ए यूनिट ऐड होना चाहिए। ये बात प्रॉब्लम यहाँ पे आ रही है कि हमारे कई ऐसे वेंडर हैं जिन्होंने आगे वेंडर रखे हुए हैं जिनसे प्रोडक्शन वही बात हो रही है। वो 80% जो लोग हैं ना वो अनरजिस्टर्ड है किसी भी जगह पे, ठीक है। तो जिस तरह की मतलब EFS की सूरत आ रहा है, बड़ी कॉम्प्लिकेशंस पैदा हो गई हैं। सबसे जो मेन चीज़ है कि कस्टमर को अवेयरनेस नहीं, जो भी आप बता रही हैं, बिल्कुल एक्यूरेट बात है कि EFS तो ले लिया लेकिन उसके बाद उसको किस तरह यूटिलाइज करना है, ना किसी ने अवेयरनेस दी, ना लोगों को इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। इसके लिए ज़रूरी तो ये है कि जैसे अभी यहाँ पे एक सेमिनार हुआ है, ये चलता रहना चाहिए और लोगों को अवेयरनेस दी जाए। नंबर 2 जो सबसे मेन इशू है, जो अभी मुराद साहब ने क्वेश्चन आपसे किया कि नए वेंडर को आप क्या फैसिलिटेट कर रहे हैं, ठीक है। अगर क्योंकि कई ऐसे कस्टमर हैं, आपको पता है इस वक्त एक्सपोर्ट की जो सूरत चल रही है कि जो EFS में आना चाह रहे हैं लेकिन बड़ी कॉम्प्लिकेशंस हैं, एप्लीकेशन एक्सेप्ट ही नहीं हो रही, और क्योंकि हमारी कलेक्ट्रेट चेंज हो गई है तो बड़ी कॉम्प्लिकेशंस पैदा हो गई हैं कि जी वो लाहौर से अप्रूवल आएगी फिर होगी इस तरह की चीज़ें। तो क्या आप फैसिलिटेट कर रहे हैं न्यू कस्टमर को? देखिए, न्यू कस्टमर्स के लिए हमने बाय रूल्स ही चलना है, आगे पीछे हम चल नहीं सकते। मैं आपकी बात से एग्री करती हूँ कि ये मुश्किलात EFS की बढ़ गई हैं, कम नहीं हुई, लेकिन जितनी आप पे बढ़ी हैं उतनी हम पे भी बढ़ गई हैं। आपको देखिए, किसी जो EFS एप्लीकेशन हमारे पास आती है, सबसे पहली बात तो ये है कि हमारे पास जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो कंप्लीट नहीं आते। अपेंडिक्स 1 सबमिट होता है इनकम्प्लीट, और समटाइम्स उसके साथ जो सपोर्ट डॉक्यूमेंट्स हैं वो कॉन्ट्राडिक्टरी आ जाते हैं। फॉर इंस्टेंस, अगर ओनरशिप डॉक्यूमेंट है, किसी ने कहा मेरी पर्सनल ये प्रॉपर्टी है, तो उसको प्रूफ करने के लिए फ़र्द की कॉपी या जो सपोर्ट डॉक्यूमेंट्स है कोई ज़मीन के, वो नहीं सबमिट करवाते। या अगर अब उन्होंने क्लेम किया है कि ये हमारी पर्सनल ओनरशिप है, सेल्फ ओनरशिप है, साथ में रेंट की कॉपी जमा करा देंगे, दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी हो गए। इस चीज़ों में हम लोग ने देखे जो रूल में एक्सप्लिसिट है ना, उससे आगे पीछे तो मैं नहीं जा सकती कि मैं ये कहूँ कि मैं आपको फैसिलिटेट करूँगी, लेकिन मैं आपको ये जिनसी एश्योरेंस ज़रूर दे सकती हूँ कि हमारे यहाँ अनड्यू नहीं पेंडिंग पड़ा होता। जैसे मुराद साहब ने भी बात की है कि ड्यूरिंग प्रोडक्शन कई दफ़े ऐसे मिसाइल पैदा हो जाते हैं कि हमें वेंडर चेंज करना पड़ता है। मैंने आपको बताया 80% ऐसे लोग हैं जो रजिस्टर्ड ही नहीं है, ठीक है। तो उस
उसके लिए आप लोग क्या मतलब एक चीज तो मतलब ये क्लियर है, यहाँ तो पहले वो रजिस्टर्ड हो, उसका मतलब प्रॉपर नेशनल टैक्स बने, वो सेल टैक्स में रजिस्टर्ड हो। इस तरह की कॉम्प्लिकेशंस में जो हमारे सप्लायर हैं, जो स्पेशली मैन्युफैक्चरर हैं, वो पढ़ना नहीं चाहते। आपको पता है हमारे मुल्क में हम लोग टैक्स से कितना ज्यादा जो है ना वो दूर रहना चाहते हैं। बेग साहब मैं थोड़ा सा अर्ज करता हूँ, मैडम आपकी इजाज़त से। हाँ श्योर। पहले समझ लें कि एक EFS ऑलरेडी आप लाइसेंस्ड हैं, आप लाइसेंस होल्डर हैं ऑलरेडी, आपने एक वेंडर ऐड करना है, उसके साथ आपने रेंट एग्रीमेंट करना है। रेंट एग्रीमेंट के साथ जो आपका सेल टैक्स रजिस्ट्रेशन है ना, उसमें अपने सेल टैक्स का जो वकील है उससे कहा कि उसको ऐड करवाना है एज ए यूनिट। ये बात यहाँ ख़त्म हो गई। इसी को अगर चेंज करना है, जैसे आपका सवाल है और बराज साहब ने भी कहा कि बीच में कोई गड़बड़ हो जाती है, कोई लेन देन पे झगड़ा हो जाता है, जो आपका वेंडर है उसके साथ कोई भी क्वालिटी पे कंप्रोमाइज़ कर जाता है, तो आप कहते हैं कि मैं चेंज करना चाहता हूँ, तो आपने कलेक्ट्रेट को इन्फॉर्म करना है, ठीक है जी, कि मैं इतने दिनों में रजिस्टर्ड को अंडरटेकिंग लगा दें साथ, कितने दिनों में मैं इसको सेल टैक्स में रजिस्टर्ड हो जाएगा मेरा, मुझे इमीडिएटली चेंज करना, और ये मेरा न्यू एड्रेस है। कलेक्ट्रेट क्या करता है, उसमें अपना कोई नुमाइंदा भेजता है, नया विजिट कर लेते हैं, तो वो आपकी एप्लीकेशन ऐड कर लेंगे। ये कलेक्ट्रेट हमारा फैसिलिटेट कर रहा है हमें जी। मैं इसी के बेसिकली मेरा उनसे सिर्फ ये था कि आप इसमें लोगों को थोड़ा सा बस टाइम फ्रेम बता दें। देखिए, आपको लीगल रिक्वायरमेंट्स तो पूरी करनी जो एक आपका लीगली उनकी रिक्वायरमेंट है, मैं उनसे कह रहा था कि अगर लीगली रिक्वायरमेंट्स पूरी कर देते हैं तो आप उसको कितने दिन के अंदर अंदर उसको उस एप्लीकेशन को अप्रूव कर देंगी। ये मैंने कहा था कि आप उधर लोगों को फैसिलिटेट कर दें। दैट्स द ओनली आई विल ट्राई माय बेस्ट, आई विल ट्राई माय बेस्ट कि मैं विद इन उसको 7 डेज के अंदर मैक्सिमम करवाऊं, बस ये अप्रूवल। देखिए लेकिन अभी इन्होंने तारिक साहब ने कहा इंटीमेशन अब नहीं है, वो अप्रूवल है। लेकिन मैंने आपको इस बात से पहले ये जिनसे एश्योरेंस दे दी है कि हम लोग आप पे पीनल एक्शन नहीं लेंगे, एटलीस्ट आप एफर्ट करके हमें टाइमली बता तो रहे हैं। अब उसमें अगर हमारे पे आ रहा है कि हमने टीम भेजनी है, अब देखें मेरे पास 588 सियालकोट के 477 हैं, 78 हैं हमारे पास EFS यूज़र्स हैं, टीम मेरे पास 8 लोगों की है, और मैं उनको मतलब बड़ी भी जल्दी करूँगा, मेरी मैनेजमेंट पे है, मैंने उनको करवाना है काम, वो मेरी पेंडेंसी पे शामिल होता है, लेकिन 5-7 दिन लग ही जाते हैं विजिट के साथ उस पर। हम पीनल एक्शन नहीं लेंगे। आप लोग सब जो उनसे हैं अपने वेंडर्स की लिस्ट, जिनसे आप हर रोज़ तो कोई भी चेंज नहीं करता अपना वेंडर, ठीक है, तो आपके जो कभी वो जो आती है अनफॉर्चुनेट एक आ जाता है विद इन के आपके नहीं बनी या फिर चेंज करना है, उसकी तो फिर केस टू केस बेसिस पे देखा जाता है। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि कलेक्ट्रेट कभी भी पीनल एक्शन उस पर लेगी। हाँ, अगर आप बताएंगे नहीं, हम जाते हैं कहीं इस जगह पे किसी इंफॉर्मेशन बेस्ड विजिट करने के लिए, बैलेंसेस की बेस पे आपका सामान मौजूद नहीं होता और आप कहते हैं मेरे इस वेंडर के पास है, हो सकता है मेरी टीम उधर से या मैं उधर से उसी वेंडर को देखने चली जाऊँगा सामान आया मौजूद है या नहीं, और उधर भी नहीं है, किसी तीसरे के पास है, फिर प्रॉब्लमेटिक है। ठीक है, बाकी जहाँ तक आपने बात की कि अप्रिशिएट करूँगा अपने कलेक्ट्रेट को, मैं बताता हूँ इसमें बहुत सारे हमारे पास यूनिट है, कोई 300-400 के करीब यूनिट है जिनको हम देख रहे हैं, तो मैं अप्रिशिएट करना चाहता हूँ यहाँ पे कि उन्होंने जब बता दिया वक्त पे तो पीनल एक्शन नहीं लिया गया, जो बनता था नहीं लिया गया। हमारा कलेक्ट्रेट इस बारे में हमें फैसिलिटेट कर रहा है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन वो जो मैडम बता रही हैं कि जहाँ पे बिल्कुल ही वायलेशन है और चीज़ें भी कंसील्ड की गई हैं, छुपाई गई हैं, तो वहाँ पे अगर वो एक्शन लेते हैं तो फिर मेरा ख्याल है कि कोई भी रिकमेंड नहीं करेगा कि यार इस तरह के हालात में तो फिर अच्छा। फिर मैं एक बात और करना चाहता हूँ कि इसमें आगे फिर PCA पोस्ट क्लियरेंस ऑडिट है जैसे मैं अपने दफ्तर का मालिक हूँ, मैं नफ़ा नुकसान का मालिक हूँ, मैं बर्दाश्त कर जाऊँ, मैं माफ़ कर दूँ, मैं जो मर्जी करूँ तो मेरा हक है, लेकिन दे आर बाउंड टू वर्क विद गिवन फ्रेमवर्क। उस SRO से या उस दी गई कंडीशन से ये बाहर नहीं जा सकते। ये जो करते हैं ना, हमें फैसिलिटेट करते हैं, वो भी अपनी वो परफॉर्मेंस बेस पे कि यार एक्सपोर्ट है तो लीनियर व्यू लेते हैं तो उसमें हमें फैसिलिटेट करते हैं, वरना वो कर नहीं सकते। और अगर ये कुछ ऐसा करेंगे तो ऑडिट वाले बाद में आगे इनको पकड़ लेते हैं। तो ये भी डरते हैं, हमारे ऑफिसर भी डरते हैं इस बात से। ये भी चीज़ हमें ज़हन में रखनी चाहिए। देखिए, ऑडिट डरे ना डरे, आजकल तो बोर्ड इंक्वायरीज शुरू करता है, ऑफिसर्स की सबसे पहले होती है कि भाई आपने EFS की रजीम में कॉस्ट ऑफ एग्जम्पशन बढ़ा दी हमारी, आपने क्या किया, और हम उधर जवाब देते हैं। उसका तो मेरे ख्याल में किसी भी एक्सपोर्टर को पता नहीं होता कि हम लोग कितना आगे जवाब दें।
लेकिन हम आप लोगों से रिक्वेस्ट कर सकते हैं, आप लोगों से ये कह सकते हैं कि आप लोग बेबी स्टेप्स की तरह 1 बाय 1 अपनी GD वाइज इन्वेंट्री मैनेजमेंट करें, वेंडर्स रजिस्टर करवाएं, उनको अप्रूवल लें कलेक्टर से, ताकि आपकी तरफ से जो सा है आपका बिजनेस प्रोसेस है वो क्लियर हो। इसके अलावा जो ऑलरेडी देखें रूल में इतनी ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस है कि मेरी तमाम तरह हमदर्दी होने के बावजूद भी मैं अभी ड्यूटी बाउंड हूँ कि जो राइट नो इन फील्ड है मैंने इसको इम्प्लीमेंट करवाना है। मैं चाहे आपके साथ बार बार ये कह दूँ कि यूटिलाइजेशन पीरियड 9 महीने बहुत कम है, लेकिन बीइंग रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कस्टम्स एंड बोर्ड के रूल्स में है कि 9 मंथ्स ही है, तो मैं उसे इम्प्लीमेंट करवाना मेरा काम है, मैं ड्यूटी बाउंड हूँ। जहाँ तक आपने सर बात की थी कि एप्लीकेशन के टाइम पे क्या हम लोग आपको फेवर कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, देखें फेवर करने का ऑप्शन बोर्ड ने हमें दिया ही नहीं। बोर्ड ने कहा कि हमने बनाई है रूल्स एंड रेगुलेशंस, आप करवाओ इम्प्लीमेंट। अभी तो जो मेरे पास एप्लीकेशन हमें मिनिमम भी 60+ पड़ी हुई हैं, वो ऐसा नहीं कि वो पड़ी हुई हैं। हम लोग सबसे पहले स्क्रूटनाइज करते हैं एप्लीकेशन को कि एप्लीकेशन के कंटेंट्स में डॉक्यूमेंट्स पूरे आए या नहीं। 99% डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं होते, जो बेसिक 6-7 डॉक्यूमेंट्स हैं वो नहीं होते। फिर जो डॉक्यूमेंट्स आ ही जाते हैं 2-4, उसके साथ वो हाफ मतलब अपना ट्रूथ की तरह चीज़ें दी होती हैं, जो बजाय कि हमारे लिए आसानी पैदा करें वो कन्फ्यूजन पैदा करते हैं। अब रूल अभी आपको शालीम तुमसे हम क्लियर करते हैं, हमने 1 बाय 1 रूल्स के साथ इश्यूज़ लिखे हैं कि क्या क्या नहीं आता, ताकि आपको हमारे दायरा कार में जो चीज़ें हैं उसकी भी समझ आ सके। हम लोग एज कलेक्ट्रेट या मैं एज DC EFS बार बार जो उनसी लेटर्स रिमाइंडर्स लिख रही हूँ। पहले मेरी थी एक पॉलिसी कि मैं हर तीसरे वीक में ख़त लिखा करती थी। अभी जो हमारी नई कलेक्टर हैं उनका कहना है कि 3 हफ्ते का टाइम इज़ टू मच। हर हफ्ते एक ख़त डालें, जो आपको रिस्पॉन्ड नहीं करता दैन उनको अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग दें और एप्लीकेशन रिजेक्ट करें। तो मैं आपको ये बताने आई हूँ कि अगर किसी को किसी वजह से टाइम रिक्वायर्ड हो या डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने में टाइम लगे, यू कैन ऑलवेज़ कम टू माई ऑफिस, यू कैन कॉल मी, यू कैन सेंड ईमेल कि हम इतना टाइम रिक्वायर्ड है तो हम ये डॉक्यूमेंट्स बना लेंगे। ऐसा ना लगे आपको कि हम आप लोगों की एप्लीकेशन अनहर्ड रिजेक्ट कर रहे हैं। जो दूसरी बात है सर, आपने चूँकि अभी क्वेश्चन थोड़ी देर पहले मुझसे किया था, रूल के मुताबिक किसी एक्सपोर्टर की जिसने एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस की बेस पे अपना EFS लेना चाहता है लास्ट 2 इयर्स की, अगर तो उसकी $20 मिलियन से अबव की एक्सपोर्ट है, फिर तो वो PDC सबमिट कराएगा और फेस वैल्यू ले लेगा हमसे। लेकिन चूंकि आप सब जानते हैं $20 मिलियन की तो नहीं पॉसिबिलिटी, ज़्यादातर यूनिट्स की नहीं है। अब अगर उनकी नहीं है तो लास्ट 2 इयर्स की एवरेज ड्यूटी एंड टैक्सेस उनके कितने बनते हैं, उनके एक्सपोर्ट के हिसाब से उतनी वो PDC देगा। उसके ओवर एंड अबव जितनी उसको फेस वैल्यू चाहिए उसकी बैंक गारंटी है या इंश्योरेंस गारंटी है। अब मेरे पास एज ऑफिसर 2 ही ऑप्शंस बचती हैं, बैंक गारंटी और इंश्योरेंस गारंटी। मेरे पास ये डिस्क्रिप्शन है ही नहीं कि मैं आपको PDC पे ले जा सकूं। तो जब मेरे पास ऑप्शन ही नहीं है तो मैं ये 2 चीज़ें कहूँगी कि सर आप जमा करा दें जितनी आप रिक्वायर्ड है आपको, जितनी आप आगे मतलब अगर लेट सपोज आपने 100 का अप्लाई किया था लेकिन आपके पास उतनी अमाउंट अवेलेबल नहीं है कि आप इंश्योरेंस गारंटी या बैंक गारंटीज लिखवा पाएँ, तो आप कम अमाउंट की बेशक कर लें लेकिन इंश्योरेंस गारंटी या बैंक गारंटी ही है। इससे ऊपर की मैं आपके साथ किसी भी तरह से रियायत नहीं कर सकती हूँ, मेरे पास लीगली नहीं है पॉसिबल, उस वजह से पेंडिंग पड़ी है सर। मुझे जी प्लीज़। जी सर। हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट है मलिक साहब। जी मैं मैडम ज़रा आपकी बातें सुन रहा था, इस बार बातें जो है ना वो मुझसे पहले हो गई हैं। नहीं सर, आपके लिए हम बहरहाल। एक्सप्लेन कर देंगे। अरे नहीं मैं आप अपनी हर बात पे मजबूरी जाहिर कर रही हैं। ला जो है ना वो बनाने वाले उन्होंने बना दिया, लिखने वालों ने लिख दिया, जो समझने वाले हैं ना वो हम सब शायद इतने पढ़े लिखे नहीं। नहीं आप जो काम कर रहे हैं बेहतरीन है। नहीं काम जो कर रहे हैं ना वो अपने रोजी नहीं सर, वो रोजी रोटी के लिए, अपने बच्चों को खिलाने के लिए और आप लोगों के बिल देने के लिए और टैक्स देने के लिए हम काम करते हैं। हम खुशहाली के लिए काम नहीं करते कि हम खुशहाल हो जाएंगे।
नामोश हाल होते हैं। ये जो आप 20 मिलियन डॉलर की कर रहे थे, यहाँ पे तो जो है ना वो 1 करोड़ रुपया कितने डॉलर बनते हैं? 200 करें जी उसको 82 पे तकसीम 81 पे। हाँ नहीं सर, वो सर वो बड़ी मुश्किल, ये जो शहर है ना, ये शहर सेक्टर है, इसमें कभी आप घूमें, यहाँ से निकल जाए, ये सामने मोहम्मदपुरा है, सियालकोट से हैं। सियालकोट से हैं सर तो मैं बड़ी फिर- मजबूर नहीं आपने फिर देखा होगा, पता मुझे नहीं पता आप किस महल्ले से तलक है आपका, जिस महल्ले से भी अगर विदन सिटी है तो आपने छोटी छोटी दुकानों में बैठे हुए लोग देखे होंगे। और किराएदार की बात कर रहे हैं तो मैक्सिमम लोग जो है ना, मैक्सिमम जो छोटे हमारे दोस्त हैं काम कर रहे, यकीन जाने वो किराए की दुकानों में बैठे हुए हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। आजकल विदन सिटी कहीं भी 50 लाख 40 लाख 80 लाख बल्कि ऊपर ही जो है ना वो ज़मीन की कीमत है। और वो बनाना जो है ना वो कारखाना कोई 2-2.5 लाख रुपए मरला मिले जगह, तो उसमें वो वारा खाता है कारखाना बनाने के लिए। तो कोई ऐसी जगह ही नहीं है यहाँ पे विदन सियालकोट। सुबर्ज में भी जो है ना 15 किलोमीटर के एरिए में जो प्रकार लगाएं तो कहीं भी जो है ना 20 लाख से कम जगह मिलती ही नहीं कोई भी। ये जो शहर है ना, ये छोटे छोटे मिल मिला के जो है ना वो थोड़ी थोड़ी एक्सपोर्ट करके, तो ये बेचारे आप लोगों की तनख्वाहों का बंदोबस्त करते हैं, टैक्स देते हैं कि आप लोगों को तनख्वाहें मिल जाएं। आप तो मुराद आपकी फिक्स हैं, आपने तो ले लेनी है। ये बूढ़े हो जाएंगे, 100 साल के भी हो जाएंगे, इन्हें किसी ने कोई माफ़ नहीं करना टैक्स। सेल टैक्स की बात कर रहे हैं आप। कल आप बता रहे थे जी, मेरे प्रेसिडेंट साहब ऐलान कर रहे थे क्या जी, वो सुमीडा जो है ना उसका वो SME प्रपोजल चल रहा है, देखिए, अभी फैसला नहीं है। सर इसमें मेरी गुजारिश मेरी एक गुजारिश है, आपका टाइम बड़ा कीमती है, मैं ये सब दोस्त बैठे हुए हैं, मैंने कुछ थोड़े से यहाँ पे धक्के खाए हैं तो इसलिए मैं आपको सबमिट कर रहा हूँ। मजबूर आप ना बने, आप शहर की जो सूरत हाल है ना, कभी कभार अपने चेयरमैन को ज़रूर लिखा करें ख़त थ्रू योर कलेक्टर सर वो कि ये सूरत हाल जो है ना, इसका हरफ व हरफ यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन कामे के साथ भी और फुल स्टाफ के साथ भी शायद उस तरीके से मुश्किल, बहुत मुश्किल है। आप सादे तरीके से उनसे बात करें। तो ये जो है ना, हम भी अपनी प्रेसिडेंट साहब को मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप भी जो रिप्रेजेंटेशन जो है ना वो मैं सॉरी टू जरूर कट करें, हम भी लिखेंगे, लोग- बयान वगैरह दे देंगे। देखिए हम लोग इसको बहरहाल ये कंटिन्यूटी जो में दोस्त है ना यहाँ पे फैक्ट्रियाँ आप गिन लें जो है ना, वो मेंबरशिप ले लें, यहाँ से पता आपके पास भी होगी, पता होगा कौन से कितनी कितनी बड़ी फैक्ट्रियाँ हैं। मासवे फैक्ट्री एरिया के, या कोई ये रोड जो है अपना पसरू रोड, और ये जो डस्का रोड, इस पे यगबू के रोड पे चांदेक जो है ना आपको यूनिट नज़र आएंगे बड़े। बाकी छोटे छोटे यूनिट हैं। तो वेंडर को कहें ना रजिस्टर हो जाए सेल टैक्स में, तो वो तो भाग जाता है, हमें माल देना तो दूर की बात है, जो पैसे उसने लिए होते हैं वो दे के ना तो सऊदी अरब चला जाता है या कहीं और चला जाता है, मैं जी वहाँ जाके काम कर लूँगा। और जनाब सुन ले, तो मैं उनसे यही रिक्वेस्ट कर रहा था, इसलिए आप मजबूर ना हो जाएं, इतने थोड़ा सा आसानी पैदा करें अगर सियालकोट से हैं। देखिए सर, बात ये है कि आप लोगों को आज मैंने खुल के ये बात मैंने आज खुल के ये बात आप लोगों के सामने कही कि हम लोगों ने बार बार ये बात बोर्ड के साथ टेकअप की है, पॉलिसी मेकर्स के साथ ये बात टेकअप की है कि 9 मंथ्स का यूटिलाइजेशन पीरियड कम है, $20 मिलियन बहुत ज़्यादा स्ट्रिंजेंट है। हमने ये बात उनसे जब जो पॉलिसी बनाने के बाद इम्प्लीमेंट कर लेने के बाद उन्होंने पूछा, हमने तब भी यही कहा, बजट प्रपोजल्स में यही बात बार बार की है कि आप रैशनलाइज करें। पहले आपने सब्ज़बाग दिखाया, अब आप एकदम उन गला बंद ना करें, ये ऐसा ही हमने उनको कैटेगोरिक कहा है। लेकिन हमारी बात अभी बोर्ड उस तरह से सुनने को तैयार नहीं है। जहाँ तक सर आपने बात की है, चेम्बर्स अगर लिखती है ना किसी चीज़ को, कंसर्न चेम्बर्स बनी ही इसलिए हैं, अगर वो अपनी रिप्रेजेंटेशन डायरेक्ट बोर्ड को भी करती हैं, चेयरमैन को, प्राइम मिनिस्टर को, कलेक्ट्रेट से ओपिनियन मांगते हैं, हम 1000 बार इस इंडस्ट्री के साथ खड़े होने को तैयार हैं, क्योंकि हम प्रैक्टिकल इश्यूज़ को समझ रहे हैं। लेकिन अभी पॉलिसी मेकिंग का हमारे पास ऑप्शन नहीं, जो बन चुकी है हमने इम्प्लीमेंट करना है उसको। आपकी प्रेजेंटेशन हाँ है, जी। इसको चला
मैं वैसे तो सॉरी मैंने गलती कर दी है, सॉरी। ठीक है, बेसिकली तो हम शुरू हुए थे रूल्स से कि EFS रूल्स जो उनसे हैं उसमें जो डॉक्यूमेंटेशन है, डॉक्यूमेंटेशन के हिसाब से हमारे पास इश्यूज करंटली क्या हैं। ओनरशिप डॉक्यूमेंट्स के साथ हमें जो सा है वो उसकी रजिस्ट्री या फर्द सबमिट नहीं होता। हमारे पास लीज एग्रीमेंट आपकी टोटल अथोराइजेशन पीरियड की सबमिट नहीं होती। हमारे पास आपकी बैंक स्टेटमेंट्स अपडेटेड सबमिट नहीं होती। हमारे पास आप लोगों की एक्सपोर्ट परफॉर्मेंसेस जो सी हैं वो 2-3 डिफरेंट बैंक्स की आप सबमिट करा देते हैं, तो क्लैरिफाई नहीं हो पाता कि आपने किस, जहां आपका बैलेंस आपके बैंक स्टेटमेंट आप दे रहे हैं उधर यूजुअली आपके मतलब जो एप्लीकेंट्स हैं वो बिल्कुल मीगर अमाउंट 1,50,000 भी पड़े होते हैं। तो फिर हमारे लिए फाइनेंशियल वायबिलिटी का हिसाब लगाना मुश्किल हो जाता है। फिर हम ख़त लिखते हैं बार बार कि आप लोग काइंडली हमें क्लैरिफाई कर दें या डॉक्यूमेंट्स जो से हैं वो टाइमली प्रोवाइड कर दें। आउट ऑफ अभी करंटली भी मेरे पास जो पेंडिंग एप्लीकेशंस हैं उसमें मिनिमम भी मैंने 7 से 8 रिमाइंडर्स भेज चुकी हूँ, लेकिन कोई भी रिस्पॉन्ड प्रॉपर्ली नहीं कर पा रहा। इंटरप्ट करता हूँ। सर, आप इस पे कह रही है कि बैंक स्टेटमेंट्स लोग लगाते हैं, ऑब्वियसली हर कंपनी के डिफरेंट अकाउंट्स हैं, कुछ बिल्कुल। स्टैग्नेंट्स होते हैं, कुछ चल रहे होते हैं, कुछ इधर आप 2 इयर्स की रिक्वायर करें क्योंकि आप कहते हैं हमारे लिए करना, या तो मेरा ख्याल है इस बैंक स्टेटमेंट की जगह स्लैश आप एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस ले लें लास्ट ईयर। दोनों चीज़ें हैं। अच्छा, तो फिर बैंक स्टेटमेंट तो आपको जाहिर है, देखिए मैं लेट्स से मैं 4 बैंक्स के साथ काम करता हूँ। आपने जब बैंक स्टेटमेंट की एक रिक्वायरमेंट कर दी ना, अगर मैं इसमें EFS में जाना चाहता हूँ तो बाय लॉ मुझे 4 की स्टेटमेंट आपको देनी पड़ेगी। अब आप उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पा रही तो वो ऑब्वियसली आपके पास इशू होगा कि ये एक स्टैग्नेंट है, ये है, लेकिन बाय लॉ मेरे जितने अकाउंट्स हैं मैंने तो उनको आसान, हाँ, तो ये इस इधर एक देखें कि आप लोग इस लॉ में, मैं अमेंड करने को नहीं कह रहा, आप अपने लिए भी इजी कर दें। 2 साल की स्टेटमेंट इतनी मोटी बन जाती है एक बैंक की। सर उसमें ये है ना कि आपकी एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस जिस बैंक की आ रही है उसी बैंक में आपके जितना स्टेटमेंट जितना बैलेंस पड़ा हुआ है, अगर आप उसके साथ हमें 203 ये लिख के बता देते हैं कि हमारे बाकी बैंक्स में अमाउंट अवेलेबल है। मैं वही कह रहा हूँ कि आप थोड़ा सा देखिए, बात मलिक साहब वाली ना, ये एंटरप्रेन्योर्स जो नए नए बन रहे हैं कर रहे हैं, ये इनको सिर्फ इतना पता है कि ये प्रोडक्ट किस तरह बनती है। ये SME सेक्टर है, आप सियालकोट से बिलोंग करती हैं, हम लोग गवर्नमेंट के साथ अपने केस को जब से बैठे हैं प्ली कर रहे हैं, हमारे से बड़े हमारे वो भी प्ली कर रहे हैं। हम गवर्नमेंट को बार बार यही कहते हैं कि हमारे हाथ हमें ना करें कि हम लोगों को बुचर करें कि आप लोग NTN पे जाएं। ठीक है, ये गवर्नमेंट का काम है, हम तो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है। ये हमारा काम तो नहीं है कि मैं अपने वेंडर को कहूँ कि अगर तुमने मेरे साथ काम करना है तो रजिस्टर्ड हो। नहीं भाई, मेरे लिए तो वो क्राफ्टमैन है, मैं मेरा सर्जिकल का काम है, मेरी मजबूरी है, मैं उसको चेंज नहीं कर सकता। तो यहाँ पे जिधर आप इजी कर सकते हैं प्लीज इसको इजी करें। गवर्नमेंट को आप ऑब्वियसली इट्स अ पॉलिसी, यू कांट गो बियॉन्ड दैट पॉलिसी, बट बैंक स्टेटमेंट वंस somebody just gave it to you, just put it that way. We're not changing anything, don't make it कि now you have to put a letter with that bank statement, what is your it's gonna be a problem. अगर एक वेंडर प्रूव कराना तो ये वाले पेपर वर्क इवन मुझे भी मिले तो मुझे मेरा लग 3 दिन लग जाएगा। सर इस पे मैं ऐड करूँगा, हम बैंक स्टेटमेंट जो है हम मैंडेटरी नहीं है कि आपके जितने बैंक अकाउंट्स हैं आप उन सब की बैंक स्टेटमेंट हमें दें। हम बेसिकली बैंक स्टेटमेंट का लिंक होता है सिक्योरिटी इंस्ट्रूमेंट के साथ। तो अगर आपका बैंक स्टेटमेंट अगर आप 50,000 की दे रहे हैं और आप कह रहे हैं कि नहीं मुझे बैंक गारंटी के अगेंस्ट लाइसेंस चाहिए, तो वो हमारे लिए फिर डूबियस हो जाएगा। तो हम इसलिए बैंक स्टेटमेंट आपसे आप जो फिजिबल आपको लगती है, यू आर मोस्ट वेलकम टू गिव दैट। हाँ, तो ये बस लोगों को प्लीज इसके सर इसीलिए हमने जो रूल्स पिछले 4 साल से बने हुए हैं, हमने कहा हम 1 बाय 1 जो हमें इश्यूज आते हैं हम क्लैरिफिकेशन के लिए ख़त लिखते हैं, उसकी कम अज़ कम आसानी हो जाए। अभी जो लास्ट टाइम था वो ये था कि लिस्ट ऑफ वेंडर्स मतलब हमें बताएंगे, लेकिन अभी करंटली ये है रूल्स में कि आपने अप्रूवल कराना है। तो हमारे पास जो अभी प्रैक्टिकली इश्यूज़ मैंने जैसे आपको पहले बताया कि कोई भी हमें अपने वेंडर्स जो हैं वो रजिस्टर नहीं करवा रहा, अप्रूव नहीं करवा रहा कलेक्टर से, तो काइंडली जितने भी 5, 7, 10 वेंडर्स जिनसे काम करवा रहे हैं उनकी लिस्ट आप काइंडली कलेक्टर को सबमिट करवाएं, उसका अप्रूवल करवाएं, ताकि जब भी आपकी नेक्स्ट स्टॉक टेकिंग हो, स्नैप चेकिंग्स हो, तो आपके लिए प्रॉब्लम्स ना आए और हमारे लिए भी स्ट्रीमलाइंड हो कि हम देख के जाएंगे कि इनके कम से कम भी 2 या 3
वेंडर्स हैं जिनसे ये काम करवाते हैं और इनका कोई भी सर्टन पोर्शन जो सा है वो वेंडर के पास हो सकता है, तो हम उसको फिर उतना अकॉर्डिंगली अकाउंट फॉर करेंगे। तो अभी करंटली जो हमारे पास अभी एप्लीकेशंस हैं उसमें हमारे पास जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स नहीं सबमिट होते और उस पर फिर रिस्पॉन्स उस तरह से एप्लीकेंट का नहीं होता, तो उसको काइंडली इसको एक और अगला जो मैं इधर से पढ़ पा रहा हूँ एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस है। देखिए एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस अगर आपको कोई भी देगा ना तो वो आपको बैंक के पेपर पे देगा, अपनी फैक्ट्री के लेटर हेड पे नहीं देगा। दैट इज फेयर दैट्स अ लीगल हाँ जी डॉक्यूमेंट। अब उसकी जो आपने डेफिनेशन लिखी है वो लिखी है सपोर्टेड बाय अ समरी ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रियलाइज थ्रू ई फॉर्म्स। देखिए आप सिंपल एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस का एक डॉक्यूमेंट होता है, आप उसके साथ एक बैंक के साथ मतलब अब ये काम लेने के लिए ना मुझे अगर मैं भी बैंक को रिक्वेस्ट करूंगा ना, चाहे मैं जितना मर्जी अच्छा क्लाइंट हो, लेकिन टेक मिनिमम अ वीक कि मैम हम लोग इसको हेड ऑफिस। अब क्योंकि अब सिस्टम ये है कि 6 मंथ से आप ऊपर जाते हैं ना तो बैंक कहता है कि हमारे पास डाटा 6 मंथ से ऊपर जो है वो इसको कोई सिस्टम नहीं है हमें हेड ऑफिस को। तो एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस शुड बी ऑन अ बैंक लेटर हेड साइन एंड स्टैम्प विद द मैनेजर कि इनकी ये एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस रही है, दैट्स इट। मेरा ख्याल है ये एक आपकी रिक्वायरमेंट इधर तक बस पूरी होनी चाहिए। सर इसमें मैं आपको ये सजेस्ट कर सकती हूँ क्योंकि ये अभी पार्ट ऑफ रूल है तो उसको मैं तो चेंज नहीं कर सकती। आपकी रिप्रेजेंटेशन मेरे पास आ जाए, मैं फॉरवर्ड इसको बजट प्रपोजल में कर सकती हूँ। प्लीज आप मैडम इसको लिख लें। मैम हम इनको ना ऑलरेडी इसमें फैसिलिटेट कर रहे हैं वैसे तो क्योंकि कर रहे हैं, हम इनसे फॉर्मीज की कॉपीज नहीं ले रहे यूनिट से क्योंकि वी वेरीफाई देयर एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस फ्रॉम आवर प्राल डेटा और उसकी बेसिस के ऊपर हम आगे देखिए प्रोसीड करते हैं। कुछ चीज़ें हैं जैसे अब ये तो क्लियरली लीगल टर्म है रूल की, हमने उसको एज इट इज़ किया। प्रैक्टिकली हम ऑलरेडी एक मार्जिन देते हैं लेकिन मार्जिन को हम कहते हैं ना कि स्टैंप लगा के कि हम ये कह रहे हैं वो नहीं खुद नहीं कह रहे हैं। थैंक यू। ठीक है प्रेजेंटेशन देखिए वो रूल्स के हिसाब से है ना, रूल्स तो मैं चेंज नहीं कर रहे जी। आपने जो ये प्रॉब्लम बताई हैं कि हम जाते हैं फूड फैक्ट्री वाले को नहीं पता कि सामान कहाँ पड़ा हुआ है, स्टॉक किधर है, ये कोई स्पेसिफिक सेक्टर में ये ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं क्योंकि वर्क जो हमें समझ आती है ये सर्जिकल में तो ये चीज़ें आ सकती हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा वो है वेंडर सब वेंडर ये वो लाइक दैट, लेकिन बेसिकली जो लेदर सेक्टर है या ग्लव सेक्टर उसमें ये इतनी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। तो आपको ज़्यादा किस सेक्टर में? सर मैं सेक्टर को टैग नहीं करूँगी कि इधर मैं बस ये कहना चाहूँगी कि अभी तक हमने ये जो स्टॉक वेरिफिकेशंस करने गए हैं तो तकरीबन जितने भी 20-21 यूनिट्स हैं सबके साथ एक जैसा कहते हैं ना कि डिग्री में थोड़ा फ़र्क है लेकिन इश्यूज़ है नॉट सर्जिकल नहीं। सर्जिकल तो इसमें हम लोग तो EFS में आते ही नहीं है, नहीं हम EFS में मलिक साहब आते नहीं है। उसकी रीज़न ये है कि 9 महीने में हम लोया अपना कंज्यूम कर नहीं सकते क्योंकि हम लोगों की फोकस जो है वो मिनिमम 5 ईयर की होती है लोहे की। ये तो फिर मेरा ख्याल है तो हम लोग तो बस देखिए ना लेवल पे भी लोगों को उसकी रीज़न ये कि आपने अगर अपने बेहतर करो क्योंकि ये हमारा सर्जिकल का तो टोटल वैल्यू एडिशन है, मेरा ख्याल 1 या 2 कंपनीज हैं जो मटेरियल्स मंगाती हैं। हमारी वैल्यू एडिशन है अगर लेट से हम 12 टन भी माल मंगवाते हैं ना तो 12 टन का जो हमने जिसके अंदर वैल्यू एडिशन होनी है ना वो तो 5 साल में एक्सपोर्ट होनी है उस प्रोडक्ट की एक, और हर प्रोडक्ट इसमें से बनती भी नहीं। देखिए सर जो सिक्योरिटी इंस्ट्रूमेंट रिक्वायर्ड है जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया है कि ये सारी रूल की लैंग्वेज है, इसमें कस्टम्स ने अपनी कोई एडिशन नहीं किया। अब जो जितनी भी स्ट्रिक्टनेस है वो सारी कानून ने बताई है आपको कि 20 मिलियन US डॉलर से अबव इंडेमनिटी बॉन्ड एंड PDC सबमिट करवा सकते हैं आप। अदरवाइज़ आपको जो सा है जितनी आपने एक्सपोर्ट की उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग एवरेज ड्यूटी एंड टैक्सेस जितने आप पे कर या लगते हैं उसकी आप PDC एंड अदरवाइज बैंक गारंटी एंड और इंश्योरेंस गारंटी होगी। मैं से ज़्यादा इंश्योरेंस गारंटी और बैंक गारंटी में आपको दोनों में से कोई एक का रिकमेंडेशन फॉरवर्ड कर सकती हूँ, लेकिन मैं इससे हट के PDC पे नहीं जा सकती, इंडेमनिटी बॉन्ड पे नहीं जा सकती। तो ये रूल्स में जो उसको फॉलो करवाना कलेक्ट्रेट का काम है। रूल्स में अमेंडमेंट्स और उसमें थोड़ी रिलैक्सेशन या फैसिलिटेशन रिक्वायर्ड हो तो वो बोर्ड तक आपकी रिप्रेजेंटेशन रिक्वायर्ड है। आपके अगर कोई प्रपोजल्स हैं विद
जिनसे एक्सपोर्ट डेटा, इंडस्ट्री डेटा, सेक्टर वाइज, वो आप कलेक्ट्रेट को सबमिट करवा सकते हैं। कलेक्ट्रेट आपके बिहाफ पे उसको बोर्ड को डेफिनेटली रिकमेंड करेगी। लेकिन एट प्रेजेंट हमारे पास सिचुएशन सिक्योरिटी इंस्ट्रूमेंट की यही है। अभी जो रिसेंटली इंश्योरेंस गारंटी का है, इंश्योरेंस गारंटी का बोर्ड ने हमें जो डेफिनेशन दी है वो उन्होंने बोर्ड ने ही नोटिफाई की हैं 3 कंपनीज, EFU, जुबली इंश्योरेंस एंड आदमजी। इसके अलावा किसी और की इंश्योरेंस गारंटी एक्सेप्ट नहीं होगी। इसका इवन फॉर्मेट भी बोर्ड ने दिया है जो ऑलरेडी हमने सर्कुलेट वैसे तो किया हुआ है, लेकिन दोबारा अगर कुछ लोगों को अगर नहीं पड़ता तो हम दोबारा चेंबर को भेज देंगे ताकि वो सर्कुलेट करवा दें। लेकिन इन 3 कंपनीज के अलावा किसी भी कंपनी की इंश्योरेंस गारंटी एक्सेप्टेबल नहीं होगी। अलावा रूल 880 की जो लेफ्ट साइड पे डेफिनेशन है कंप्लीट, वो प्रॉपर ट्रेसेबिलिटी ऑफ इनपुट गुड्स की कहता है थ्रू प्रॉपर इन्वेंट्री रिकॉर्ड्स। अभी प्रैक्टिकली हमने जितने भी यूनिट्स देखे हैं उनमें मोस्टली इश्यूज उनकी नॉन स्टैकिंग का है। ड्यूटी फ्री आइटम्स और कमर्शियल आइटम्स, लोकल आइटम्स, इंपोर्टेड एंड लोकल आइटम्स की सेग्रीगेशन नहीं है। फिर आप लोगों ने जो वेयर हाउसेज, मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ कमर्शियल के लिए करने हैं उसको आपने सेपरेट नहीं किया हुआ। इसके अलावा जो इन्वेंट्रीज है, मतलब आप ऐसा नहीं हो सकता कि आपने लेट सपोज पॉलिएस्टर इस्तेमाल करना है, जो सामने नज़र आ गया उसको कर लें, आप GD वाइज कर लें ताकि आपके रिकॉर्ड स्ट्रेट रहें, इन्वेंट्री मैनेजमेंट रहे। मुश्किल काम है, tedious काम है, लेकिन एक दफ़ा शुरू करेंगे, मुश्किल होगी, आहिस्ता आहिस्ता वो स्ट्रीमलाइन हो ही जाएगा इंशाल्लाह। तो रिक्वायर्ड तो है, क्योंकि अगर कहीं किसी विज़िट पे नॉन ट्रेसिबिलिटी होती है तो हमारे पास फिर उसको रिपोर्ट करते हैं, तो उस रिपोर्ट पे रेगुलेटरी कलेक्टर का एक्शन लेना भी बनता है। अभी रिसेंटली कलेक्टर ने लिया भी है, जिस पे हम लोग थोड़े से परेशान भी हैं, लेकिन हमने यही मैडम से यही कहा कि हम एक दफ़ा सबको ऑन बोर्ड लेते हैं कि काइंडली आप लोग अपनी GDs की इन्वेंट्रीज प्रॉपर कीजिए, ताकि अगर आपकी हमारे बार बार कहने के बाद, बताने के बाद भी अगर इन्वेंट्रीज मैनेज ना हो, दैन अगर हम कोई एक्शन लें तो वो फिर आपको भी बुरा ना लगे और हमें भी बुरा ना लगे। चलें, इसमें तो हम लोग आपसे रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं बार बार वही कि हमारा बेसिकली ये जो रूल्स एंड रेगुलेशन बनते हैं पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली अरबी घोड़े की काठी बनाई जाती है और उसी को गधे पे भी रख दिया जाता है और उसी को खच्चर पे भी रख दिया जाता है। हम लोग कॉटेज इंडस्ट्री मतलब हम लोग उधर से ही डेफिनेशन में से बाहर निकल जाते हैं जब ये डेफिनेशन $20 मिलियन से स्टार्ट हुई है। बिल्कुल ठीक है, तो इसमें हम लोग गवर्नमेंट्स, आप पॉलिसी मेकर नहीं है, आप प्रपोर्ट कर सकते हैं। हमने पॉलिसी वालों से ये आए हुए थे हमारे पास पिछले दिनों, DG पॉलिसी कराची से मेमन साहब, उनसे किया रिक्वेस्ट कि हमारा जो बिज़नेस का कल्चर इधर है वो टोटली डिफरेंट है। हमारे इधर जो कॉन्सेप्ट अब तो बिल्कुल और चेंज होता जा रहा है, B2B से B2C पे जाता जा रहा है, डायरेक्ट कंज्यूमर पे जाता जा रहा है। तो इसके मुताबिक हम उनसे तो रिक्वेस्ट की है, लेकिन आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप थोड़ा सा लीनियंट देखें। लोग इधर जो मैं कहता हूँ कि जो एक्सपोर्टर हैं सपांचों उंगलियाँ बराबर नहीं होती, लेकिन 99% मैं यही समझता हूँ कि सियालकोट के एक्सपोर्टर्स बड़ी मेहनत से, बड़ी जिम्मेदारी से और हक हलाल की रोटी कमाते हैं। मैं आपकी बात से सहमत हूँ। कोशिश नहीं करते कि ये हम लोग टैक्स देना भी चाहते हैं और हम लोग चीज़ें अब दे भी रहे हैं। अब इसमें जो आपको शायद कई जगह वो इशू स्टॉकिंग का या विजिट की वजह से आ रहा हो, लोगों के पास इतनी बड़ी फैसिलिटीज़, काम बढ़ गया तो भी इतनी बड़ी फैसिलिटी नहीं है कि प्रॉपर स्टैकिंग हो सके, प्रॉपर इन्वेंट्री हो सके, प्रॉपर बंदे हायर कर सकें, ओवरहेड्स इतने कर सकें। तो हर बंदा इधर एक ट्रांजिशन पीरियड से गुजर रहा है, शुरू से लेके एंड तक, कभी काम बढ़ रहा है और कभी काम हो रहा है। सर यकीन माने बंद हो रहा है। हम लोग, मेरी टीम जो सी है, हम लोग 19, 20, 18, 20 तो खुद ही उसको इग्नोर कर देते हैं, लेकिन 10, 20, 2, 20 का फिर नहीं करते। वो काइंडली उस पर आपकी हमें थोड़ी सी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप थोड़ा सा बेहतर करवाने की कोशिश करें। जाहिर से इसके अलावा भी अभी हमने जो विज़िट की है उसमें एक प्ली एक और ली जाती है कि हमारा सामान ट्रांजिट में है। अब उसमें मेरी रिक्वेस्ट ये है कि अगर किसी का सामान इन ट्रांजिट में है, एन रूट है, तो उसके हमें फिर एविडेंसेस दीजिए। ऐसा नहीं है कि आप विज़िट हो गया कोई, वापस के बाद 10, 20, 25 दिन के बाद आपकी हमने ये एक्सपोर्ट की GD डाल दी है। जब आपके डॉक्यूमेंट्स और उस टाइम पे आप
जस्टिफाई नहीं कर पाए, बाद में ये प्ली लेंगे तो वो भी जस्टिफिएबल नहीं रहती। हमने कुछ लोगों की एक्सपोर्ट्स को जैसी बात है एक्सपोर्ट हो जाए तो हम मान ही लेते हैं, लेकिन आप जो उनसे अपने रिकॉर्ड्स जो बोनाफाइड एक्सपोर्टर है, किसी की एन रूट होगी, ट्रांजिट में होगा माल, तो उसके पास उसकी डॉक्यूमेंटेशन, व्हीकल नंबर, केस मतलब कौन सा सामान कितने पेयर्स में बन के गया है वो पता होगा। बजाय कि आपके यहाँ इधर ही था उधर ही था, शायद प्रोडक्शन में है, चाहे शायद सेमी फिनिश्ड में है, एंड देन 20-25 दिन के बाद आप लोग कह देंगे हमारा तो ट्रांजिट में था और अब वो हमने एक्सपोर्ट कर दिया। तो ये थोड़ी सी चीज़ें जो उनसी हैं इसको स्ट्रीमलाइन करने की ज़रूरत है, बस इतना ही हम आपसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं। बाकी इसके अलावा जो सा है वेंडर का हमने पहले ही एलेबोरेट बात कर दी। वेंडर जो सा है वो सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड होना चाहिए, आपको अप्रूव करवाना है रेगुलेटरी कलेक्टर से। 90 डेज़ तक का टाइम मुद्दत है आपके पास कि आप 90 डेज़ तक उसको एक वेंडर्स के पास सामान रख सकते हैं। उसके अबव एंड बियॉन्ड अगर रिक्वायर्ड होगा तो आपको एक्सटेंशन के लिए उसके फर्दर कलेक्टर से थ्रू एप्लीकेशन परमिशन लेनी होगी। तमाम डिटेल्स GD वाइज कितनी क्वांटिटी है, क्या प्रोडक्ट है, बन के क्या आना है, उसमें कितना वैल्यू एडिशन होना है, वो सब आपको कलेक्टर को इन्फॉर्म करना है। मैं 96 में इस साल को ड्राइव को ज्वाइन किया था, तो मैनुअल सिस्टम चलता था। जब ये दीपक आया तो बाहर लिखा गया फैसिलिटेशन सेंटर में, हम समझे कि आप फैसिलिटेट होंगे, लेकिन वो एक ना प्रॉब्लम क्रिएशन सेंटर मसाइल जो है ना, मतलब जो चीज़ें जो है पेपरलेस हो रही हैं, मसाइल बढ़ते जा रहे हैं। फैसिलिटेट करने की बजाय एक वेंडर को उसके लिए मसाइल की कीमत ये सिस्टम में पैदा हो रही है। और जैसे हमारे प्रेसिडेंट डिपार्टमेंट प्रेसिडेंट साहब ने कहा कि जो पॉलिसी मेकर है वो पॉलिसी बना देते हैं, आप लोगों ने हमारी आवाज़ वहाँ तक पहुँचानी है कि छोटे छोटे लोग हैं, जैसे मुराद साहब ने कहा कि यकीन करें स्पेस नहीं उनके पास, काम तो वो बेचारे बैठ के लैपटॉप पे हासिल कर लेते हैं मुश्किल, लेकिन जो ये चीज़ें हैं ना ये बड़े मसाइल पैदा कर रहे हैं। इसके लिए मेरा ख्याल आप लोगों को हमारे लिए कम अज़ कम हमारे वेंडर्स के लिए जो रेवेन्यू जनरेट करके देते हैं इस मुल्क के लिए, आपको आवाज़ ज़रूर करनी चाहिए। मैं आपको ये एश्योरेंस देती हूँ जहाँ जहाँ हम बात कर पाएंगे, कोई हमसे पूछे, हम ये सब आपके इश्यूज़ मतलब बताने के लिए, आवाज़ उठाने के लिए साथ खड़े हैं। ये कंप्लीट हो गई है। वेंडर का ही है सर, वेंडर की डिटेल्स हैं जो आपको पसंद नहीं आ रही। इसके अलावा अपने क्वेश्चन लिख लें, वेंडर पे क्वेश्चन करते हैं। एक्चुअली वेंडर डी का तो यहाँ इशू है। सर होल्डिंग टैक्स भी हमसे लिया जाता है कि वेंडर को हमने नहीं जाकर अप्रोच करना या FBR ने पकड़ना, आप जमा कराएं। वो कहते हैं जी ठीक है आप जाने FBR जाने आप जमा करा दें, और मैंने तो नहीं देना। देखिए सैडली ना इस तरह के मसले हैं, हम कंपेयर नहीं कर सकते टेक्सटाइल और राइस और इस तरह की बड़ी इंडस्ट्री के साथ सियालकोट। आप बिल्कुल बात ठीक कह रहे हैं, लेकिन ये देखें कि टैक्स नेट में ले देखिए टैक्स नेट में लाने के लिए उन्होंने डायरेक्ट कोई तरीकाकार नहीं ढूंढा, उन्होंने इनडायरेक्ट एक्सपोर्टर के थ्रू पकड़ लिया। हमने उन्हें डायरेक्ट तरीका बताया हुआ था जो 90 तक हम देते रहे हैं कि सारे साल की जब आप रिटर्न फाइल करते हैं तो अपने सप्लायर्स की भी लिस्ट दे देते हैं विद एड्रेस टेलीफोन नंबर, चाहे आप वो कहते हैं नहीं आप उनसे डिडक्ट करके अभी भी तो होल्डिंग टैक्स आपके इलम में हो। सर वो IRS का काम है और IRS के कामों को एक्सपेंड करने के लिए बोर्ड ने पॉलिसी लेनी है। इसको कंप्लीट करना सियालकोट में 10% शायद ये कर लें, जी, ऐसी 90% नहीं कर सकते। सर अभी मैं जो बता रही थी कि अगर हम लोग जाते हैं और आपका सामान मौजूद नहीं होता, वेंडर रजिस्टर्ड नहीं है, तो अनअकाउंट फॉर होगा, इलीगल रिमूवल में जाएगा। अगर आपका सामान बियॉन्ड रिटेंशन पीरियड है, यूटिलाइजेशन पीरियड से, और जाहिर सी बात है GD से ब्लॉक हो रही है और सामान आपका प्राल के मुताबिक बैलेंस है और जो बियॉन्ड टाइम की उसकी रिटेंशन है वो भी वायलेशन में आ जाती है कि आपने उस पर ना तो एक्सटेंशन हमारे लिए फ़ाइल की है, फिर वैल्यू एडिशन की अगर आप इसमें प्रॉपर नहीं कर पाए 10% मिनिमम, तो उसके इन वायलेशंस की बुनियाद पे रेगुलेटरी कलेक्टर सस्पेंशंस कर सकते हैं, कैंसिलेशन की तरफ जा सकते हैं। अब ये सस्पेंशन और कैंसिलेशन बड़ा सख्त अमल है, हम नहीं चाहते कि इस तरह का कोई भी आए। इसके लिए हम आपसे दरख्वास्त यही कर रहे हैं कि आप शुरुआत करें आहिस्ता आहिस्ता अपनी चीज़ों को स्ट्रीमलाइन करने की। वो हम लोग आपका जो कंसर्न है वो कलेक्टर को ज़रूर बताएंगे कि कोशिश विलिंगनेस शो की है उन्होंने, लेकिन टाइम लगेगा। उस पे हमारा कंट्रोल उस तरह नहीं जैसे ये रिक्वायर्ड है, ये पॉसिबल ही नहीं है। वो कहते हैं ठीक है फिर मैं नहीं दे सकता, आप जाएं।
देखिए उसके अलावा पहले आज तक हमने कोई भी इनकैशमेंट्स वगैरह नहीं की हैं इन वायलेशंस की बुनियाद पे। अगर ये वायलेशंस हों तो रेगुलेटरी कलेक्टर आपकी जो सिक्योरिटी इंस्ट्रूमेंट हमारे पास पड़े होते हैं उसको इनकैश करवा सकते हैं। तो इस हद तक ना आने दें, काइंडली इसको अपनी चीज़ों को स्ट्रीमलाइन करवा दें। गवर्नमेंट को भी तो हर चीज़ के एलिम है ना, आपका तो हम आपको नहीं ब्लेम करते, ये तो वाकई पॉलिसी मैटर्स हैं, उस पर कोशिश हो रही है। एवरीबडी नोज कि कसूर से कितना लेदर आता है, सियालकोट में भी आता है, कराची से भी कितना आता है। कोई उनको जाके नहीं पूछता कि भाई आप इतनी ये प्रोडक्शन भी कर रहे हो, सेल भी कर रहे हो, तो कोई हिसाब बस बताओ। ये एक बड़ा लंबा और बड़ा एक डिबेट ऐसा इशू है कि हम लोग सर अभी जो पूरा बर्निंग महीना भी यही करते होगा रहे कि ये जो बेनिफिट है ये फोरगो जी। करना पड़ेगा। ऐसे सर ही अभी जो हमारा बर्निंग इशू है वो यूटिलाइजेशन पीरियड का है। यूटिलाइजेशन पीरियड में जो सख्त तरीन कंडीशन है वो एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसिस की है। इसमें प्रॉब्लम्स आएंगी, कम हो जाएगी। हमारे पास 9 महीने के बाद आप जी जी प्लीज़ मौसम जी आपकी 9 महीने के बाद आपके पास जो डायरेक्ट जो इसकी एक्सटेंशन की अप्रूवल है वो बोर्ड की टीम के पास चली जाएगी। उस बोर्ड की जो टीम है उन्होंने ये जो हमने राइट साइड पे इश्यूज अपने लिस्ट किए हैं, ये बेसिकली बोर्ड की जो टीम है, कमेटी है जिन्होंने एक्सटेंशन अप्रूव करनी है या रिजेक्ट करनी है, उनकी तरफ से ये डायरेक्शंस थी कि आप एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसिस को डिफ़ाइन कीजिए। उनका ये कहना था कि अगर कोई भी जनरलाइज टर्म में हमारे पास कहेगा कि स्लो इकोनॉमी थी, यूएस टैरिफ है, रोड क्लोजर्स थे वगैरह वगैरह, तो उसने किस तरह से इम्पैक्ट किया है इनकी जिस जीडी की रिक्वेस्ट इन्होंने अप्लाई की हुई है एक्सटेंशन के लिए, उसकी कंजम्पशन के लिए और उसकी सब्सिक्वेंट एक्सपोर्ट के लिए। इसके लिए अब हम जो कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि हमारे पास जितने भी एप्लीकेशंस आई हुई हैं, हम हर यूनिट को बार बार फ़ोन करके हमसे कहते हैं कि भाई आप हमसे पूछ लें, आपकी जो अगर आप नहीं बता पा रहे प्रॉपर तरीके से तो आप लिख के नहीं बता पा रहे, ज़ुबानी बताएं, फिर हम आपको गाइड कर देते हैं कि आप क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हमें सबमिट करवाएं ताकि हम उस हिसाब से बोर्ड को रिकमेंडेशन के लिए भेजें। तो इसलिए जो जनरलाइज्ड है ना कि अगर कोई कहे कि स्ट्रक्चरल रीडिज़ाइन था या जो स्लो इकोनॉमी जहाँ से एक्सपोर्टर की थी एक्सपोर्टर नहीं कर पाया तो वो मुश्किलात होंगी। जी आप मुझे काइंडली अपना यूनिट नाम बताएंगे? कैंडिनो का। अभी जो आप बात कर रहे हैं ना, आपकी बात में सुनने में आप लग रहा है कि वज़न है, लेकिन आपके सपोर्ट डॉक्यूमेंट्स जो आप कह रहे हैं कि हमने ट्रांजिट टाइम में ही आपने जो पेमेंट की हो, जो डॉक्यूमेंट्स आपने हमें सबमिट करवाए, आपने जो आपकी फॉरेन बायर के साथ जितनी भी आपकी कॉरेस्पॉन्डेंस थी उस टाइम पे, नहीं कि अब साल के बाद वाली कॉरेस्पॉन्डेंस करके आप सबमिट करवाएं, उस टाइम की कॉरेस्पॉन्डेंस जो आपने ऑर्डर प्लेस किया था, जो रास्ते में आया, वो सारी की आपने हमें सबमिट करवाई।
एक्सपोर्टर के पास क्या होता है, उसका ईमेल एड्रेस, उसका नाम, कस्टमर का नाम, ये मेन सारी चीज़ें होती हैं, उसको हमने थोड़ा सा वो हाइड कर दिया। उसके लिए जो ऑर्डर्स आए हुए थे वो हमने आपको बता दिए कि जी पोटेंशियल ऑर्डर्स हमारे पास ये पड़े हुए हैं। हमने उसकी जो कम्युनिकेशन थी जिसमें उसने बाकायदा लिखा हुआ था कि हम इधर से इधर शिफ्ट हो रहे हैं, ये नाम हमारा चेंज हो रहा है, तो हमने सारा, अब मुझे वो कल पता चल रहा है, वो लेटर आ गया कि जी आपकी एक्सटेंशन जो है ना हम एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, रीज़न जो है ना वो आपकी सही नहीं है। अब मैं फिर यहाँ उनको जगह नहीं ले जाता हूँ, उनको दिखा देता हूँ जगह कि ये देख लीजिए ये मर्जर हो गया, ये चीज़ें चीज़ हो गई। इसमें मैं अब चूँकि अभी बोर्ड ने रिजेक्ट की है, मैं बोर्ड से ऊपर तो कोई चीज़ नहीं जा सकती, लेकिन उसमें यह है कि आप रिप्रेजेंटेशन दोबारा बोर्ड को दे सकते हैं इन राइटिंग दोबारा से कि आप हमारा मैटर को रिकंसिडर करें। मैं यही कह सकती हूँ आपसे, क्योंकि मेरे पास अभी आज सुबह मुझे ये डायरेक्शंस थी कि जिनकी रिजेक्शंस आ गई हैं, आपने उनकी डिमांड रेज क्यों नहीं की ड्यूटी एंड टैक्सेस की। तो देखिए अब बोर्ड जिस तरह से सवाल करता है ना एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसिस पे, फिर वो उनकी जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के हैं, मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज़ के हैं, उनके सवाल चीज़ को समझने का तरीक़ाकार मुख्तलिफ है। तो एक इसमें क्यों नहीं आपने प्रोसेस बना दी कि एक हियरिंग उसमें क्लियर हो जाए, ताकि फेस टू फेस जिसका प्रॉब्लम है उस बोर्ड के सामने प्रेजेंट होकर अपना केस तो जस्टिफाई कर सके ना। अब एक राइटिंग में चीज आ रही है, एक फेस टू फेस डील हो रही है, उस वक्त वो बैठे जो भी बोर्ड मेंबर है, उसमें कंपनी जिसका भी एक्सटेंशन का इशू है उनको नहीं समझ आ रहा है, बोर्ड को पता बुला ले, वो प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स लेके जाके अपना केस उधर प्रेजेंट करे। फिर भी अगर उनमें कोई डाउट है कि नहीं ये जस्टिफाई नहीं कर पा रहे, फिर आप आपका ये जो पॉइंट है अच्छा है कि आप पर्सनल हेयरिंग कमेटी को भी देनी चाहिए, तो मेरे ख्याल में आप बोर्ड को इन राइटिंग लिख लें, क्योंकि बोर्ड ने कमेटी तश्कील की है ना। कलेक्ट्रेट का इसमें अमल दखल ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, अगर आप हमें लिखते हैं हम फॉरवर्ड कर देंगे कमेटी को कि भाई हमारे पास ये एक सुजेशन आई है जो कि अच्छी है। जब कलेक्टर ने कोई डिसीजन लेना है और उन्होंने अपॉर्चुनिटी ऑफ हेयरिंग देनी है बिफोर रिजेक्शन, तो आई थिंक ये कमेटी के पास भी अगर हो जाती है, आपका पॉइंट बिल्कुल ठीक है, ताकि आपकी तरफ से भी जो एक कहते हैं ना कि अपने आप को अपनी चीज़ को डिफेंड करने का मौका मिले, तो इट्स अ वेल टेकन पॉइंट। बट एट दिस स्टेज रिजेक्ट कर चुका है बोर्ड और कमेटी, तो आपको एक दफ़ा दोबारा अगर रिप्रेजेंटेशन देनी है तो उधर ही देनी होगी, इधर नहीं हो पाएगी। आप प्लीज़ इसको ना एक दफ़ा रिव्यू के लिए ना दोबारा भेजें, और जो चीज़ें उसमें कम रह गई हैं ना, जो चीज़ें रह गई हैं सबमिट करने वाली, वो दोबारा साथ अटैच करें। और हम इनको भी कहते हैं, और ये भी मैडम भी इंशाल्लाह उसमें अपनी रिव्यू के लिए रिकमेंडेशन भेजेंगी, तो मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह अप्रूव हो जाएगी और सब लोग इस केस को समझ लें, ये सब के लिए है कि आपके साथ भी ये चीज़ें हो सकती हैं। मैं समझता हूँ कि अगर प्रॉपर एविडेंस के साथ, मैं कस्टम की साइड पे नहीं हूँ, लेकिन मैं पूरी ईमानदारी और जिम्मेदारी से ये बात आपसे कह रहा हूँ, ये मैडम बैठी हुई हैं, उनसे पूछ लें कि हमारी कोई एप्लीकेशन रिजेक्ट नहीं हुई, ठीक है जी। सबमिशन ज़रूरी है प्रॉपर तरीके से की जाए और उसमें प्रॉपर एविडेंस दिया जाए, ताकि समझने वाले को अथॉरिटी जो मजाद अथॉरिटी है उसको पता हो कि जी मैंने ये इसको, वो पूरे उन हालात में समझे अपने आप को। तो फिर ये सबके लिए है, जितने भी क्वेश्चन हो रहे हैं, तो बाकी लोगों के भी जो क्वेश्चन है वो रह ना जाए। मेरी कोशिश ये है कि 100% क्वेश्चन आपके आंसर्ड हों, ताकि उसके लिए सबको पता चले कि ये चीज़ें हम फेस कर सकते हैं और चीज़ें आगे जाके कैसे हम बेहतर कर सकते हैं। सेशन करने का मकसद ही ये है। जी 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 प्लीज़ आगे। आपने सुना मैंने क्या कहा? नहीं, मैं सर की बात मैं ये कह रहा हूँ कि मैं कस्टम की साइड पे नहीं हूँ, लेकिन मेरी कोई एप्लीकेशन रिजेक्ट नहीं हुई। वजह उसकी ये है कि जब हम एप्लीकेशन सबमिट करते हैं तो लोग तंग पड़ जाते हैं, जब तक हम उसमें पूरा उसके रंग नहीं भर देते हम एप्लीकेशन सबमिट नहीं करते। मैं आपको ईमानदारी से कह रहा हूँ। लेकिन इसमें एक और चीज़ भी है, अगर इनके हिसाब से वो एप्लीकेशन पूरी हो जाए तो ये हमें भी बहुत तंग करते हैं। ये तो बात है फिर। अच्छा, अब एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में आपने जो फोकस करना है वो आपकी डिले उस जीडी के कंजम्पशन का क्यों हुआ है, उसको ट्रेल वाइज डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के साथ आप हमें भेजिए, क्योंकि आपका जवाब जो सा है वो कमेटी के पास एज इट इज़ भी जाना है और एक ब्रीफ फॉर्म में कलेक्ट्रेट भी उसको भेजेगी विद रिकमेंडेशन कि उनको आपके जवाब से क्या समझ आई। ज़रूरी नहीं है कि कमेटी सिर्फ बोर्ड की बात को मानेगी, वो ओवररूल भी कर सकती है। तो इसलिए जो एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस है ना, उसको ट्रूली आप सोच समझ के A to Z अपने तमाम रीज़न जो सी हैं उनको क्वान्टिफाई करें विद एविडेंस, सपोर्ट एविडेंस ABCD, ताकि आपकी बात को रिजेक्ट करने के लिए हाथ बन जाएं इस कमेटी के।
अब जो इसमें एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसिस के साथ जो फॉर्मेट बोर्ड ने दिया है, उन्होंने एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस पैटर्न्स मांगे हुए हैं, जो ये नहीं है कि 6 माह के हैं। वो कहते हैं कि आपके तमाम मंथ वाइज कितनी एक्सपोर्ट हो रही है, क्या पैटर्न चल रहा है, वो बताएं, एंड देन आप फिर उसको समराइज़ करें उस चीज़ को कि आया इनकी एक्सपोर्ट की जो परफॉर्मेंस है वो कंसिस्टेंट है नहीं है। तो उसके साथ इंपोर्ट डिटेल्स कि इन्होंने कितनी इंपोर्ट कर रहे हैं उस टाइम पीरियड में, कॉरस्पॉन्डिंग एक्सपोर्ट कितनी की है। इसके अलावा आप लोगों का रिटर्न रिस्पांस बोर्ड मांग रहे हैं हमसे, जो हम भिजवा रहे हैं। आपका रिटर्न रिस्पांस अगर उनको कन्विंसिंग नहीं लग रहा तो वो इसी बुनियाद पे डिसीजन ले रहे हैं। आपने अभी आपने अभी बात करते हुए आपकी बात में एक जैसे कहते हैं ना कि क्रोनोलॉजिकली एक एविडेंस नज़र आ रहा है, लेकिन आपके रिटर्न रिस्पांस में नहीं है। आप दोबारा रिव्यू करके देखिए। आप रिव्यू मैं ज़रूर देखती हूँ, आप इसको रिव्यू ज़रूर उधर फाइल कीजिए, आप कर सकते हैं। जी बिल्कुल। इसके अलावा अभी जो बोर्ड को भी ये चीज़ समझ आई है कि बहुत से ऐसे यूनिट्स भी हैं कराची बेस्ड भी और फैसलाबाद बेस्ड भी, जिन्होंने ये बोर्ड तक बात पहुंचाई है रिफॉर्म्स एंड ऑटोमेशन को भी, कि हमारी 9 माह के बाद जीडी जो सी अभी हम एक्सपोर्ट करने लगे थे, जीडी ब्लॉक हो गई है। अब एज कलेक्ट्रेट हमने प्रपोजल्स रिफॉर्म्स एंड ऑटोमेशन को दिए हैं एक्सपोर्ट कलेक्ट्रेट्स ने कि आप लोग अलर्ट मैकेनिज़्म सिस्टम जनरेट कीजिए कि तमाम एक्सपोर्टर्स को 45 दिन जब रहते हों जीडी की एक्सपायरी के तो उनके पास अलर्ट आ जाए, ताकि वो होता है ना कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट जीडी का उनके पास एक रिमाइंडर आ जाता है कि आप लोग इसको पहले यूटिलाइज़ कर लें। इस पे वो लोग काम कर रहे हैं, अभी वो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, लेकिन हम सब की कोशिश यही है कि ये इम्प्लीमेंट हो जाए ताकि आपके लिए ये चीज़ आसानी है। साइड बाय साइड जो कराची और सियालकोट ने मिलकर ये जो डिसीजन एक लिया है वो प्रोविजनल एक्सटेंशन का है कि आप कलेक्टर को जिनकी कंसाइनमेंट्स रेडी टू शिप हैं लेकिन वो जीडी ब्लॉक हो गई है, तो आप 30 डेज़ के अंदर 30 डेज़ तक की प्रोविजनल उसके एक्सटेंशन कलेक्टर को अप्लाई कर सकते हैं। हाँ जी, नहीं, अब कलेक्टर को अप्लाई कर सकते हैं। कलेक्टर अगर कन्विंस्ड हैं कि आपकी बात में वज़न है, बिल्कुल ठीक है बात, तो वो आपको प्रोविजनल जो से एक्सटेंशन ग्रांट कर देंगी। अलॉन्ग विद आप एक अंडरटेकिंग सबमिट करवाएंगे कि चूँकि नॉर्मल प्रोसेस ये है कि आपकी तमाम एक्सटेंशन रिक्वेस्ट बोर्ड के पास जानी है, हमने बोर्ड को फॉरवर्ड करनी है। इस केस में ये होगा कि आपको 30 दिन तक का एक्सटेंशन मिल जाएगी, लेकिन आपकी अलॉन्ग विद आपकी अंडरटेकिंग कि अगर बोर्ड एक्सेप्ट करता है तो आपको सरचार्ज पे करना होगा, बोर्ड एक्सेप्ट नहीं करता तो ड्यूटी एंड टैक्सेस देने के पाबंद होंगे। लेकिन ये विद इन अ टाइम आपको रिक्वेस्ट देनी पड़ेगी। हाँ विद जी। इन 9 मंथ्स। देखिए 9 मंथ्स में अगर दे लेते हैं कि मतलब 9th मंथ में ही आपको दे request दें कि देनी 30 पड़ेगी। डेज फर्दर अगर आपको रिक्वायर्ड है, मैक्सिमम 30 डेज के Not प्रोविजन। after expiring। हाँ, ठीक। नहीं, अगर आफ्टर एक्सपायरी अगर वो 1 मंथ का वैसे ही टाइम गुजर गया, वो दे भी दे तो फिर भी बंदा पूरा नहीं उतर सकता। हाँ, वो तो वैसे ही खत्म। वही इसलिए मैं कल लोगों के लिए क्लियर हो जाए। देखिए ये वाली चीज़ें ना एक इन्होंने थोड़ा सा जुगाड़ थोड़ा किया है, लेकिन मेरे हाल में अगर एक दफ़ा आपकी एक्सपायर हो गई है तो फिर तो तो प्रोसेस होते होते 15-20 दिन तो वैसे ही लग जाने हैं। तो प्रेसिडेंट साहब, मेरी रिक्वेस्ट ये होगी कि ये लेके ना चीज़ें तो हम एक अपनी रिकमेंडेशन बना के हम बिल्कुल बोर्ड को लिखें। बिल्कुल लिखें, ज़रूर लिखें। और ये कापी आप सब लोगों ने अगर वहाँ अपने नंबर लिखे बाहर हाजिरी पे, तो ये मैं काफ़ी कोशिश करूँगा कि चैम्बर से आपको आपके नंबरों पे चली जाए। जमशेद साहब इसको ज़रा मेक श्योर कर लें ताकि लोग इनको ज़रा स्टडी कर लें और स्टडी करके फिर अपने डॉक्यूमेंट उस तरह से तैयार करें। आज की वर्कशॉप का कुछ तो फ़ायदा हो। जो प्रोविजनल बेस्ड है ना हमारी एक्सटेंशन, वो बेसिकली एक्सपोर्ट की जीडी ब्लॉक होने के टाइम पे जिनको पता चला ना हमारी एक्सपोर्ट ब्लॉक हो गई है उनके लिए कि 30 दिन के अंदर उनकी एक्सपोर्ट और वो जो शिपमेंट टाइम है वो ख़राब ना हो। फैसिलिटी है, इसको अवेल किया जा सकता है। जिनकी भी रेडी टू शिप हैं और वो ब्लॉक हो गई है जीडी, 30 डेज़ आपके पास हैं, आप कलेक्टर को अप्लाई करें, हम इसको एक्सपेडाइट करेंगे ऑन प्रायोरिटी। ये एक फॉर्मेट इन्होंने बनाया है कराची वालों ने, थोड़ा इनको हम अगर हार्ड कॉपी शाली प्रोवाइड कर दें तो ज़्यादा बेहतर है, ताकि इस जो उनसी अंडरटेकिंग को बोर्ड ने एंडोर्स कर लिया, अब इसकी बेस पे अप्लाई करके हमें सबमिट करवाएं। लेटर आज वैसे कर दिया इशू, ठीक है। इसके अलावा जो हमारे पास रेगुलर इशू है EFS की GDs का, EFS की GDs का जो अभी करंट रूल्स हैं 301 के बाद, उसमें प्रोडक्शन कैपेसिटी जो सी है वो IOCO ने डिटर्मिन करनी है। इन एनी वे पॉसिबल हम कोई नई अथोराइजेशन नहीं दे सकते जब तक प्रोडक्शन कैपेसिटी डिटर्मिन नहीं करता IOCO।
अभी हमने रिसेंटली एक यूनिट को, जो कि वो बैंक गारंटी पे अपनी ले रहे थे EFS ऑथराइजेशन, तो वो हमने अलाउ कर दी है, साथ एक्सपेडाइट करने को कहा इनसे IOCO से। वो इस वजह से कि बैंक गारंटी हमें भी सिक्योर लगा, उनको बता भी दिया कि बैंक गारंटी पे की है, हमें थोड़ी अमाउंट की है। टाइम आई नो कि लग रहा है उनको भी प्रोडक्शन कैपेसिटी डिटर्मिन करते हुए, लेकिन रूल में गुंजाइश ही नहीं छोड़ी उन्होंने कि कलेक्ट्रेट खुद से पहले ऑथराइजेशन दे दें और बाद में प्रोडक्शन कैपेसिटी डिटर्मिन करवा ले। तो इसलिए जितने लोगों के भी जिनको ये शिकायत है कि हम लोग अब हमारे पास रेगुलेटरी कलेक्टर के साथ लाहौर में हमारी जा रही हैं एप्लीकेशंस, तो वो बाय रूल बाउंड हैं हम, लेकिन जिनकी बैंक गारंटी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का जिनको इशू नहीं है, हम उनको फैसिलिटेट भी कर रहे हैं केस टू केस बेसिस पे। तो जिनके बाकी तमाम डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट हो, मैं खुद पर्सनली IOCO से रिक्वेस्ट कर रही हूँ उनके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हैं तो उनको काइंडली प्रायोरिटाइज़ कर दें। तो आप सब लोगों को जिनका लग रहा है कि उनकी एप्लीकेशन ऑथराइजेशन कंप्लीट हैं डॉक्यूमेंट्स, लेकिन इस पे काम IOCO की तरफ से स्लो है, तो आप मुझे काइंडली नोट करवा दें, मैं इसको एक्सपीडाइट करवा दूँगी। बस यही हमारी छोटी सी काविश थी कि आप बता दें कि ये रूल्स हैं और ये इश्यूज हैं। आप जरा अपने क्वेश्चन जो है ना वो मुख्तसर ज़रा जल्दी, हाँ रिपीट ना। अस्सलाम वालेकुम मैडम, जिस तरह SRO 492 में JD की एक्सपायरी शो हो जाती रही है GD में, तो बहुत सारे लोगों को पता चलता रहा है कि इसकी इतनी एक्सपायरी है, वो अपने पास नोट रखते रहे। तो अब EFS में ये चीज़ नहीं है, किसी को नहीं पता चलता कि उसकी GD कब तक एक्सपायर हो रही है, तो उसके लिए मेरा ख्याल कुछ करना चाहिए। सर हमने अभी ये है कि सबसे पहली बात है आपकी GD टाइम से लेकर 9 महीने पहले कैलकुलेट कर लें। जिस दिन आपने इंपोर्ट किया आपने एक्सपायरी का रजिस्टर खुद ही बना लें, सबसे आसान हल तो ये है। इसके अलावा जब अभी आपसे मैंने आपको बताया कि हम लोग अलर्ट मैकेनिज़्म PSW के थ्रू जनरेट करवा रहे हैं कि 45 डेज़ पहले आपके पास उस GD का के हिसाब से एक अलर्ट चला जाएगा इंपोर्टर को कि आपकी ये GD 45 डेज़ के बाद एक्सपायर हो जाएगी, तो इसको यूटिलाइज़ कर लें। आप उस जो VBOC बेस्ड PSW बेस्ड मैसेज है उसको लाइटली मत लीजिएगा, ताकि आप वो मिस आउट ना करें, क्योंकि बोर्ड से कमेटी से एक्सटेंशन हासिल करना भी एक कम्बरसम काम है। मैडम ये जो जब ये पिछले दिनों ये जो मसला शुरू हुआ है एक्सपायरी का, तो जो GDयाँ 2 साल के बाद एक्सपायर हो चुकी हैं लेकिन लोगों ने ज़हन में 5 साल रखे हुए थे, उनके बारे में क्या है कि वो उनका टाइम एक्सटेंड होगा, उनको एक्सटेंशन मिलेगी या उनको ड्यूटी ही पे करनी पड़ेगी? देखिए आइडियली ये है कि जो मार्च 2025 से पहले की GDs हैं उनका एक्सटेंशन पीरियड जो सा है वो वही रहना चाहिए जो पहले है। ये लीगली मेरा ज़ाती ख्याल है। इसमें अनलेस एंड अनटिल बोर्ड कहीं किसी जगह पे लिखता है कि ये रेट्रोस्पेक्टिव भी चलेगा, लेकिन कुछ इंस्टेंसेस हमारे सामने आए जिसमें सिस्टम ने उनको ब्लॉक लगा दिया। अब सिस्टम ने ब्लॉक लगा दिया तो उसने एक्सटेंशन अप्लाई करनी है, वो एक्सटेंशन अप्लाई करनी है रेगुलेटरी कलेक्टर ने, तो ये हर रेगुलेटरी कलेक्टर की सेटिस्फेक्शन और स्वाबदीद में आ जाता है कि वो कन्विंस है उस रूल के इंटरप्रिटेशन पे या नहीं। लेकिन अगर आपकी कोई ऐसी कोई GD है जो एक्सपायर हो गई है, सिस्टम ने ब्लॉक लगा दी है और वो मार्च 2025 से पहले की है, तो आप डेफिनेटली कलेक्टर से पहले डिस्कस कर सकते हैं एप्लीकेशन सबमिट करवाते हुए, क्योंकि रूल में अभी कहीं भी किसी जगह जी कुछ केस सबमिट हुए हैं, ऑलमोस्ट को 20-25 तो मेरे भी नॉलेज में हैं जो सबमिट हुए हैं जिनकी 2 साल के बाद एक्सपायरी हुई है, और उनको कुछ को लेटर भी लिखा गया है कि ये आप बोर्ड के पास जाएं, कलेक्टेड इसकी एक्सटेंशन नहीं देगी। ये कौन से केसेस हैं शानी? ये जो 2 साल के बाद एक्सपायर हो गए थे। मैम जो 2 साल के बाद एक्सपायर वाले हैं वो तो ऑलरेडी ऑटोमेशन में ऑटोमेट कर दिया हुआ है, वो सिस्टम ऑलरेडी उनको अलाउ कर रहा है। आप उनसे लिस्ट ले लें एंड देन वी कैन रिव्यू इट। अगर EOU या प्रीवियस रजीम के केसेस हैं सर, तो वो फिर उसकी एक्सटेंशन नहीं मिलेगी। अच्छा EOU के अब 5 ईयर के थे वो हो गए, EOU वाली को अब छोड़ दें, वो ज़माने बीत गए। वो तो आप लोगों के पास आप लोग खुद भी नहीं बता सकेंगे कि आपका EOU का माल कौन सा है, कोई देखने जाए तो उसको अब छोड़ दें। EFS की जो 2021-22 वाले हैं वही बहुत मुसीबत है, तो उसको पहले कवर कर लें। तो EOU वाले को हम नहीं एंटरटेन करें, बाकी प्लीज कोई क्वेश्चन है तो इसको वाइंड अप आपका। जी जी
अच्छा, ये मेरे पास अभी तक किसी ने इशू रेज नहीं किया, मैं चेक करवा लेती हूँ इसको। आप मुझे स्क्रीनशॉट शालीम को शेयर करें, मैं इसको चेक करवा लेती हूँ, टेकअप करवा लेती हूँ। जी मैं भाई ये अपडेट करूँगा, जब आप अपनी रीस्पोर्ट कंटिन्यू करते जाएंगे ना, तो वो रीस्पोर्ट की वैल्यू उसमें प्लस करके वो माइनस वाली वैल्यू कम होती जाएगी। एक्सपोर्ट में इस वक्त जब नीचे आप देखेंगे ना वो बहुत ज़्यादा है, वो डिफरेंस चलें, आप इसको ठीक है, आप इसको प्लीज़ शेयर करें, कर देंगे जी। और किसी का क्वेश्चन? एक क्वेश्चन हो रहा है मेरा, बाकी लोग भी शायद उसके बारे में जानते हो। अब EFS to EFS मटेरियल सेल होने लग गए, तो उसका क्या है? कुछ लोग ये है कि 8 मंथ के बाद वो कहते हैं कि GD आगे किसी को मटेरियल सेल कर देते हैं, तो क्या जब उसके पास जाएगा तो वहाँ से फिर 9 महीने सिंगल मंथ से स्टार्ट होगा, या कहाँ से कैसे उसको देखा जाएगा? EFS to EFS आप NOC PF की GD फाइल करने को EFS to EFS यूज़र को शिफ्ट करना कह रहे हैं, ट्रांसफ़र एज़ पर रूल्स कह रहे हैं? क्योंकि ट्रांसफ़र पर एज़ पर रूल्स जो है वो कलेक्टर का अप्रूवल होगा, GD फाइल होगी, और उस पर रूल में कैटेगोरिक है कि आपने सर्टन अमाउंट 20% है या 30% है, जिसके बाद उतना आपने रीजंस देनी है, फिर कलेक्टर का अप्रूवल होगा तो आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं अनयूज्ड इनपुट मटेरियल को। जो अभी प्रैक्टिकली चल रहा है वो PF के अपनी तरफ से GD उसको कहते हैं, वो GD नहीं है। जो कस्टम्स उसको प्रोसेस ही नहीं कर रहा वो उसको हम GD नहीं मानते, लेकिन प्राल में चूँकि वो रिफ्लेक्ट आपको PF का NOC है, तो वो अभी के हाल में तो आई थिंक ऑडिट ने उसको नहीं पकड़ा, लेकिन शिकंजे में आ जाएगा, इसको ना यूटिलाइज करें। चल, मेरा ख्याल है कि क्वेश्चंस काफ़ी डिटेल में जो है वो सेशन हो गया। आपको कॉपीज जो चाहिए, अगर ये जो सारी स्लाइड चली थी तो इन राइटिंग तो ये मेरे पास भी पड़ी हुई है, आप कह नहीं। इन राइटिंग सारों के लिए तो जमशेद साहब से आपका के नंबर आप इन्हें व्हाट्सअप कर दें। बहरहाल बड़ा फ्रूटफुल रहा है सेशन, कम से कम रूल्स आप लोगों को पता लग गए हैं जो पहले 4 साल से हैं इन प्लेस। आप लोग जो जहाँ परेशान सर होने की ज़रूरत नहीं है, इसमें आप लोग मेरे से ज़्यादा, कलेक्ट्रेट से ज़्यादा आप लोगों की कही बात और कंसर्न को मेंबर सुनेंगे। सॉरी टू से, क्योंकि 1 साल से मैं एग्जेक्टिव था, अब 6 माह से SVP में हूँ। मैं तो 1.5 साल से यही देख रहा हूँ कि हम लोग जो है वो we just keep knocking the doors and nobody is opening the doors. They actually putting locks on the doors as well right now. अच्छा, तो हम लोगों ने समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ज़्यादा समझदार लोग ऊपर बैठे हुए हैं, तो वो उन्हें लगता है कि, और उसका अब वो लोगों को इशू आ रहे हैं, जब बस एक्सपोर्ट डिक्लाइन पे जा रही है, अब वो वापस हमारे पास आ रहे हैं कि ये क्या हो रहा है। तो उन्हें पता है कि ये 2+2 का जो फार्मूला था, इसमें इन्होंने -2 लगाया, तो उसका आंसर अब 0 आएगा। और अभी लास्ट मंथ 20% पाकिस्तान की एक्सपोर्ट डिक्लाइन की है। तो जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वो आप इस वक्त पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली जो टैक्स का सिस्टम है जिसमें हमें लेके जा रहे हैं, दुनिया में सबसे वर्स्ट टैक्सेशन जो है वो आइवरी कोस्ट में है, हम उससे भी ऊपर चले गए। तो आइवरी कोस्ट का क्या हाल है और पाकिस्तान का क्या हाल होगा, अल्लाह बेहतर करे। हम लोग वी होप फॉर द गुड। माशाल्लाह। थैंक यू।